तुम नशे में हो, कलन ने कहा और अपनी आस्तीन उसके हाथ से खींच ली। अगर वो शांत मन से होती तो उसके लिए उस पर हाथ डालना संभव नहीं था। एरना ने उस पर पलटवार करते हुए कहा, बेशक मैं ऐसा ही कर रही हूँ। आप मुझसे और कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मैं ऐसा करूं? बस इसे खत्म कर दें या आप ऐसा करने में असमर्थ हैं? अगर ऐसा है तो बस ईमानदार रहें और जो है उसे बताएं। NOWELL-BE-IN.C ओम। एरनास के इस गुस्से पर कलन को अपने होंठ काटने पड़े, जो कि उसका सामान्य उकसावा नहीं था। वे एक दूसरे की नसों को खटकने में माहिर थे। इरेक्शन न हो पाने के बारे में उसके लगातार मजाक उड़ाते शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। ऐसा लगा जैसे किसी ने तेज धार वाली तलवार लेकर उसके अहंकार को गहराई से चीर दिया हो। आग में घी डालते हुए एरना ने मजाक में कहा, तुम वैसे भी इतने महान नहीं हो, बस कठोर हो जाओ, इसे अंदर डालो और स्खलित हो जाओ, अगर तुम ये भी नहीं कर सकते हो। उस पल कलन ने झपट्टा मारा। उसने अपना हाथ उसके माथे पर उठाया और अपनी तर्जनी से जोर से दबाया। एरना, जो अब खड़ी थी, बड़े 4 पोस्टर बिस्तर पर गिर गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सिर्फ उसकी उंगली के बल से लड़खड़ा गई थी। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसका विशाल शरीर उसके ऊपर मंडरा रहा था। ठीक है, मैं इसमें महान नहीं हूं, कलन ने दांत पीसते हुए कहा, तो बस इससे निपट लो। अभी भी उसके ठंडे शब्दों से लड़खड़ाते हुए उसने अपने ठोस घुटनों से उसके पैरों को खोल दिया। एरना का चेहरा सामान्य से ज्यादा पीला पड़ गया क्योंकि उसके मांसल शरीर ने उसके पैरों के बीच एक आरामदायक जगह पा ली और उसने भयभीत प्रत्याशा में अपनी सांस रोक ली। ऐसा लगा जैसे वो उसे जिंदा ही खा जाएगा। शर्म की भावना कलन के शरीर में लहर की तरह दौड़ गई जब उसने झिझकते हुए उसकी पतली नाइटी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसे छूने से बचने की कोशिश करते हुए उसने उसे खोल दिया ताकि उसका पतला शरीर उजागर हो सके। उनका रिश्ता एक समझौते पर आधारित था, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उसका बलात्कार कर रहा है और उसके नशे में धुत आंसुओं ने उसे जरूरत से ज्यादा किसी भी तरह से उसे छूने से बचने के लिए और अधिक सचेत कर दिया। क्या ये सब ऐसे ही होना चाहिए? क्या मुझे ये सब सहना होगा? उसने अफसोस के साथ सोचा। उसने स्वयं नाइटगाउन खोलने से इनकार कर दिया। शायद उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि यह उसकी ओर से आदेश है और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह कई तरह से मर रहा है क्योंकि उसने स्वयं ऐसा किया था। वो इतना गंदा कैसे महसूस कर सकता है जब वह अपना जबड़ा भींज रहा था और अपने हाथों को हिला रहा था। एरना निस्संदेह अपने पैरों को जबरन खोलने से असहज थी, उसके नीचे उछलने और मुड़ने लगी। परिणामस्वरूप उनके दोनों शरीर त्वचा से स्पर्श हुए और अप्रत्याशित संपर्क से आश्चर्यचकित होकर वह अपना संतुलन खो बैठा। आवेग में उसने खुद को स्थिर करने के लिए अपनी बाहें फैला दी। हालांकि उसके हाथों के नीचे बिस्तर का गद्दा नहीं बल्कि एरना की टांगों का नंगा मांस था। कलन, जिसके हाथ अब नर्म नाजुक जागों को पकड़ रहे थे, ने जल्दी से अपने हाथों को उसके शरीर से हटा दिया और आवेग में उन्हें ऐसे झाड़ दिया जैसे उसने गलती से गर्म कोयले का एक टुकड़ा छू लिया हो। उसने सोचा कि क्या जिसे उसने अभी कुछ देर पहले छुआ था वो कोई वास्तविक व्यक्ति था। वो इतनी चिकनी और इतनी मुलायम क्यों लग रही थी? एरना की त्वचा को छूना अप्रत्याशित रूप से कलन को असामान्य रूप से सुखद लगा और यह एक ऐसा एहसास था जिसे महसूस करने का वो अभ्यस्त नहीं था। वो अच्छी तरह से जानता था कि किसी दूसरे व्यक्ति के मांस को निचोड़ने पर कैसा महसूस होता है। क्या वो खुद को प्रशिक्षित करने के लिए हर दिन दूसरे शूरवीरों के साथ कुश्ती नहीं करता था? शूरवीरों के रूप में उन्होंने न केवल तलवार कौशल सीखा बल्कि तलवार के बिना लड़ाई के दौरान शारीरिक क्षति से बचने के लिए अपने शरीर को भी प्रशिक्षित किया। इसलिए शारीरिक फिटनेस का भी एक कौशल के रूप में अध्ययन और अभ्यास किया जाना था। पीठ के पीछे हाथ मोड़ना, गर्दन का गला घोटना और पैर तोड़ना सीखना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था और इतने लंबे समय तक इन कौशलों का अभ्यास करने के बाद वो ठीक से जानता था कि उसकी मुट्ठी में त्वचा, मांसपेशियां और हड्डियां कैसी महसूस होती है। उसने भोलेपन से मान लिया कि एक महिला का शरीर भी ऐसा ही महसूस करेगा। अभी भी अपने हाथों को झाड़ते हुए उसने नीचे उस मांस को देखा जिसे उसने अभी कुछ देर पहले पकड़ा था। एरना की लंबी, पतली, पीली टांगों के ऊपर का क्षेत्र हल्के लाल रंग में बदल गया था। ये कितना बेतुका है! किसी दूसरे व्यक्ति के स्पर्श मात्र से त्वचा का रंग इस तरह कैसे बदल सकता है और यह इतनी चिकनी कैसे हो सकती है? कुछ सेकंड पहले उसने जो त्वचा महसूस की थी वो निश्चित रूप से शूरवीरों की खुरदरी त्वचा से अलग थी। यह एक चिकनी बनावट थी जिसे उसने पहली बार अनुभव किया था। अगर उसे ऐसा ही कोई एहसास ढूंढना होता तो ये लगभग उस रेशमी पोशाक जैसा होता जिसे वो कभी कभी कार्यक्रमों में पहनता था। यह कोई बुरा एहसास नहीं था, इसने उसे बस चौंका दिया। हालांकि कलन ने अब पागलों की तरह अपने कब्डों पर अपने हाथ पोंछे क्योंकि यह एरना का मांस था जिसने उसे परेशान कर दिया। अपने शरीर पर उसकी प्रतिक्रिया देखकर एरना ने जोर से आह भरी और रक्षात्मक लहजे में उस पर थूका, तुम अकेले नहीं हो जो बकवास महसूस करते हो, तुम्हें पता है। कलन, जो ये कहने वाला था कि वो बुरा महसूस करने के बजाय आश्चर्यचकित था, उसने अपना मुंह बंद कर लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसा महसूस कर रहा था। उसने फिर से अपने काम को संभालने की कोशिश की। लक्ष्य अभी भी वही था, जल्दी से खत्म करो और इस कमरे से बाहर निकलो।
चाहे कुछ भी हो जाए, चौंकिए मत और तब तक मत रुकिए जब तक काम पूरा न हो जाए, उसने सोचा। एरना का शरीर एक बार फिर से उसकी नंगी को ऊपर खींचते ही हिल गया। नीचे देखते हुए उसने केवल एक पतली कमर, लंबे सुडौल पैर और सादे सफेद पैंटी को देखा जो उसके नारीत्व को ढक रही थी। जल्दी से काम खत्म करके इस कमरे से बाहर निकलने का फैसला तुरंत टूट गया क्योंकि उसने उसके लगभग खुले शरीर को देखा। जब वो पहले कमरे में आया था तो उसे यकीन था कि वो काम पूरा कर लेगा और कुछ ही समय में निकल जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं था। नग्न महिला के शरीर में ऐसा क्या था जो उसे ऐसा महसूस करा रहा था? ये भी एक पुरुष के शरीर की तरह ही मांस और हड्डियों से बना था। अगर सेरिक ने ये सुना होता तो वह सीधे कालियन की आंखों में देखता और अपने चेहरे पर एक विनोदी भाव के साथ कहता, सर आप गंभीर नहीं हो सकते। लेकिन अब वो गंभीर हो गया था, हालांकि वो समझ नहीं पा रहा था कि वो इतना उत्तेजित क्यों महसूस कर रहा था। शायद इसलिए कि वह उससे ज्यादा सुडौल और पतली थी। नहीं, ऐसा नहीं था। वह एक ही व्यक्ति था, चाहे वो कपड़े पहने हो या आधे कपड़े पहने हो। उसकी आंखें बंद थीं। वो उन घुमावदार रेखाओं को घूर रहा था जो किसी पुरुष के शरीर पर नहीं पाई जा सकती। स्थिति की वास्तविकता जितनी अधिक उसके अंदर उतरती गई, उतना ही उसने अपना जबड़ा कस लिया। उसका दिमाग उसे ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि इसमें कुछ भी नहीं है। उसे बस उसकी पैंटी उतारनी थी और उसके पैर फैलाने थे और इरेक्शन होने के बाद उसमें अपना लिंग डालना था। हालांकि यही समस्या थी, वो उत्तेजित नहीं हो पा रहा था। अरे यार, उसने कहा। यहां तक कि एरना भी, जो नशे की हालत में थी, उसके गले के पीछे से आने वाली कर्कश आवाज सुनकर सिहर उठी। कलन ने खुद से यह पुष्टि कर ली थी कि वह उसे छू नहीं सकता। उसके मन में एक युद्ध चल रहा था। वह जानता था कि उसे एक बार और कोशिश करनी होगी। वो उसकी पैंटी पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाने ही वाला था, लेकिन वह अपना हाथ उसके करीब लाने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके पतले अंडरगारमेंट को छूने की तो बात ही छोड़िए। क्या ये शर्मिंदगी या शर्म थी? इससे पहले उसने कभी भी ऐसी उलझन भरी भावनाएं और किसी नतीजे पर पहुंचने की बेचैनी महसूस नहीं की थी। उसे इस तरह से हिचकिचाने की क्या जरूरत थी? और फिर अंततः ये बात उसके सिर पर एक जोरदार प्रहार की तरह लगी। घृणा। 10 साल पहले नफरत ही एकमात्र भावना थी जो एरना और कलन के बीच बह रही थी। उसके चिल्लाने की याद, अगर तुम मुझे इस बिस्तर पर छुओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा थी। अब सब कुछ समझ में आ गया और वो जल्दी से उठकर बिस्तर से उतर गया। एरना ने भी ऐसा ही किया, अपनी नाइटी नीचे की और खुद को लपेटने के लिए एक ऊनी कंबल पकड़ा, ठीक वैसे ही जैसे उसने 10 साल पहले किया था। एक लंबी और अजीब सी खामोशी के बाद वो बिना कुछ कहे बिस्तर पर गिर पड़ी। कलन 4 पोस्टर बिस्तर के पास गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे कैसे बढ़ना है, लेकिन एरना को उसके आगे बढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने अपने शरीर को भ्रूण की मुद्रा में मोड़ लिया, जो एक अवचेतन रक्षा तंत्र था। कलन धीरे धीरे पीछे हटा और पन्ना हरे सोफे पर वापस आ गया। अपनी नसों को शांत करने के लिए विस्की का एक गहरा घूंट लिया। इतिहास ने खुद को दोहराया था। उनकी शक्लें भले ही बदल गई हो, लेकिन उनका व्यवहार एक दशक पहले से अलग नहीं था। तारांकन, जब एरना ने अपनी आंखें खोली तो उसकी सांसें कुछ देर के लिए रुक गईं। उसका शरीर किसी चीज से कसकर बंधा हुआ था। वह पागलों की तरह चीखी, यह क्या बकवास है? निश्चित रूप से हमने ही ऐसा किया होगा। एरना को उलझन महसूस हुई। एक पुरानी कहावत उसके दिमाग में आई जिसमें कहा गया था कि पुरुष किसी भी समय अपनी यौन इच्छा पूरी कर सकते हैं, यहां तक कि उस महिला के साथ भी जिसके लिए उनके मन में कोई भावना नहीं है। कलन ने कहा था कि वह इसे जल्दी से खत्म करना चाहता था, इसलिए एरना ने अनुमान लगाया कि ऐसा ही हुआ था। जब वो एक बार फिर सुनिश्चित करने के लिए अपने शरीर की जांच कर रही थी तो कलियोन ने खाली विस्की की बोतल हिलाई और एक लंबी गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मुझे लगता है कि हमें बात करने की जरूरत है। ठीक है, चलो बात करते हैं, एरना ने उदासीनता से कहा। मैं यह नहीं कर सका, कलियोन ने पराजित स्वर में कहा, जो उसके सामान्य स्वभाव से बिल्कुल अलग था। एरना ने खुद को ऊनी कंबल में लपेट लिया और बिस्तर पर बैठ गई तथा वह पिछली शाम की घटनाओं के बारे में उसे ध्यान से बताने लगी। तो फिर तुम्हें किसने रोका? उसने पूछा। उसकी आवाज से पता चल रहा था कि वह हैरान थी। कलन बिस्तर के पास गया जहां एरना बैठी थी। उसके चेहरे पर एक चिढ़ सी झलक थी, लेकिन वो आधे रास्ते में ही रुक गया और अपने कदम पीछे खींच लिए। तुम्हें पता है, तुम इसकी कोशिश क्यों नहीं करते? उसने सख्ती से कहा। क्या प्रयास करे? उसने जवाब दिया। अरे चलो, ऐसा दिखावा करना बंद करो जैसे तुम्हें पता ही नहीं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ये तुम्हारे और मेरे बीच की समस्या है। मैं ही कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या तुम इस बार कोशिश करोगे? तुम क्या कह रहे हो? उसने मासूमियत से पूछा। पुरुष कहते हैं कि वे बिना किसी भावना के सेक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो देखा है उससे मुझे लगता है कि महिलाएं भी ऐसा कर सकती हैं। हालांकि इस बारे में बात करना वर्जित है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि ऐसा होता है। एरना के लिए कालियन की बातें सुनना अवाक रह गया। वो कई मायनों में भोली थी, लेकिन उसने जो कहा था उस पर विचार करने के बाद उसे समझ में आया कि उसने जो कहा था वो गलत नहीं था। अब क्या क्या तुम ये कर सकती हो? उसने उसे चुनौती देते हुए कहा। एरना अब अपना जबड़ा भींच रही थी।
उसके चेहरे को देखकर जो चीख रहा था, मुझे पता था वो शुभ संकेत को देख सकती थी। शराब के नशे में उसका सिर धड़कने लगा। उसने अपने शरीर से कंबल हटाया और अपने पैरों को बिस्तर से नीचे कर लिया। कलन उसके ठीक सामने खड़ा था और उसे उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा था। वो उसके बेशर्म रवैये से शर्मिंदा महसूस कर रही थी, जैसे कि वो उसे एक रात की महिला के रूप में देखता था, जो पैसे के लिए अपनी सेवाओं का आदान प्रदान करती थी। लेकिन वो उसके सामने चुपचाप बैठी रही। जो वो कहना चाहती थी उसे निगल रही थी। अब वो जो कुछ भी कहती, उसके प्रति उसे उदासीनता महसूस होती। अब मैं क्या करूं? एरना को संभोग की प्रक्रिया याद आ गई। उसने जो किताबें पढ़ी थी और महल में सुनी गई गपशप से वो जानती थी कि एक आदमी के लिंग को खड़ा होना जरूरी है। उसके विचार वहीं रुक गए। उसकी आंखें उसके ठोस पैरों के बीच के क्षेत्र पर चिपकी हुई थीं। इस बार वो उसे नंगा करने की स्थिति में थी, जैसा कि उसने पिछली रात उससे करने की मांग की थी। उसने अपने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाए। बस उन्हें पकड़ो और नीचे खींचो, आपको बस इतना ही करना है। लेकिन उसे छूने से ठीक पहले वो पीछे हट गई। कलन उसके व्यवहार पर हंसा नहीं। इसके बजाय उसने एक गंभीर चेहरे के साथ कहा, तुम मुझसे नफरत करते हो। उसने उसके शब्दों पर अपने दर्द भरे सिर को जोर से हिलाया। वो अपने सुंदर चेहरे पर एक बेपरवाह भाव के साथ बोलता रहा, जैसे कि उसे पता था कि वह ऐसा कहेगी। और मैं तुमसे नफरत करता हूं, यही समस्या है। आपका क्या मतलब है? जैसे ही एरना ने जवाब दिया, कलन ने गहरी सांस ली और कहा, हम एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं कि एक दूसरे का स्पर्श मात्र भी हमें बीमार कर देता है। आपको क्या लगता है कि हम इस तरह से उत्तराधिकारी कैसे बना सकते हैं? तो फिर आप क्या सुझाव देंगे कि हम क्या करें? एरना घबराकर अपने नाखून काट रही थी। जैसा कि कलन ने कहा था, उनका मांस मिलना अनिवार्य रूप से जरूरी है। हालांकि ऐसा करना भी असंभव था, इसलिए स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं लगता था कि वे संतान पैदा कर पाएंगे। सबसे पहले, कलियोन ने उदास चेहरे के साथ कहा, हमें उस बिंदु पर पहुंचना होगा जहां हम एक दूसरे के साथ रह सकें। तारानकन तारानकन एरना ने अपने बेडरूम के दरवाजे पर हल्की दस्तक सुनी। वो अपने सहायक ऑप की छवि देख सकती थी। पीछे देखते हुए उसने दालान के अंत में प्राचीन लकड़ी से बनी बड़ी विस्तृत पुरानी दादाजी घड़ी देखी। चूंकि घंटे की सुई 12 की ओर इशारा कर रही थी, इसलिए ग्रैंड कैसल में ज्यादातर लोगों के लिए दोपहर का खाना खाने का समय हो गया था। लेकिन यह एरना के जागने का भी समय था। वो अक्सर देर से सोती थी और देर से उठती थी। हालांकि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वो आलसी थी। स्वभाव से जादू रात के समय अधिक मजबूत और अधिक प्रबंधनीय हो जाता था, जब हर कोई सोता था और दुनिया शांत हो जाती थी। इसलिए जादूगर एरना ने उस समय का उपयोग जादू का अध्ययन और अभ्यास करने के लिए किया। जैसे ही ओप दरवाजा खोलने ही वाली थी कि उसे अंदर जाकर पर्दे खींचने चाहिए, हमेशा की तरह अंदर से आवाज आई, और कृपया अंदर आइए। अगर आप आज ये सब नहीं करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए खुद को मजबूर करने की कोई जरूरत नहीं है। महामहिम, ओप ने जोर देकर कहा। अब बहुत हो गया ओप, मैं अपना शेड्यूल कैसे पूरा करूं, क्योंकि मुझे हैंगओवर है। मैं ऐसा नहीं कर सकती, एरना ने खुद पर दया करते हुए कहा। ओर्प ने एक क्षण के लिए एरना को देखा और थोड़ी सी अवज्ञा के साथ कहा, डचेस, कोई भी आपको छुट्टी लेने के लिए दोषी नहीं ठहराएगा। मैं अपना कार्यक्रम साफ नहीं करूंगा। हाँ, जैसा आप चाहें। आप देर से लंच लेंगे। मेरा मेमो शायद सही जगह पर नहीं पहुंचा होगा, इसलिए मैं जाकर देखूंगा कि वो वास्तव में वहां पहुंचा है या नहीं। ठीक है, और एक काम है, क्या आप वापस आते समय थोड़ा ठंडा पानी भी ले आएंगे? सहायक ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि उसने एरना की आवाज सुनी है और फिर कमरे से बाहर चली गई। रसोई की ओर जाते समय उसका चेहरा गंभीर था। मुझे लगता है कि उसे कुछ और आराम करना चाहिए। एरना कहती थी कि वह ठीक है, भले ही उसका सहायक उसे आराम करने की सलाह देता हो। वो ऐसी ही जिद्दी थी। एरना के पास कोई छुट्टी नहीं थी। ग्रैंड कैसल में नौकरानियों को सप्ताह में 1 या 2 दिन की छुट्टी मिलती थी, और ऐसा एक भी दिन नहीं था जब वह अपने प्रशिक्षु जादूगरों की देखभाल न करती हो। नहीं, उसके कमरे की रोशनी कभी बुझती थी। उससे मिलने से पहले ओर्प उसे पसंद नहीं करता था। ओर्प्स का गृहनगर हेसेनगार्ड था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने किसी ग्रैंड ड्यूक या डचेस का स्वागत नहीं किया जो विदेश से विजेता था। वह हेसेनगार्ड की गहरी जड़ें वाली विरासत का पक्षधर थी। जब एरना ने पहली बार उसे अपने लिए काम करने के लिए कहा था क्योंकि उसके पास जादूगर के रूप में योग्यता थी। हालांकि वह अपनी नौकरानी की स्थिति को छोड़ने के लिए खुश थी, लेकिन वह एरना के साथ इतने करीब से काम करने के लिए रोमांचित नहीं थी। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक ही स्थान पर होने के बारे में वो बातचीत जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वो उसकी कहानी थी। उसने एरना से अपनी सच्ची भावनाएं छिपाई थी और उन्होंने प्रशिक्षु और प्रशिक्षक के रूप में एक साथ बहुत समय बिताया था। कुछ समय बाद ओर्प को यह पता चल गया था। एरना, जो सोचती थी कि वह एक बिजुका है जो हबैंड के राज्य के कहने पर काम करती है, जब भी हबैंड से कोई पत्र आता था तो वह ऐसा चेहरा बनाती थी जैसे उसने दुनिया की सबसे भयानक चीज देखी हो।
इसके अलावा ओर्प ने सोचा था कि एरना हेसेनगार्ड परिषद की अनदेखी करेगी, लेकिन उसने विधि निर्माताओं के साथ बैठकों में भाग लिया था और जितना संभव हो सके उनकी राय का सम्मान किया था। नीतियों पर निर्णय लेते समय भी उसने हेसेनगार्ड के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए नीतियां चुनी थी और 2 राज्यों को कम दिया था। और उसने बिना किसी ब्रेक के हर दिन अपने राजनीतिक मामलों को संभाला था और साथ ही अपने प्रशिक्षुओं को भी शिक्षित किया था। एरना ने हेसेनगार्ड के लिए इतनी मेहनत की थी कि ओर्प ने सवाल किया कि क्या वो एक इंसान है। इससे पहले कि ओर्प को पता चले, उसने उसके प्रति अपनी अंतर्निहित नापसंदगी की परवाह किए बिना पूरे दिल से उसका अनुसरण करना शुरू कर दिया था। जब जानवरों ने हमला किया तो वह जंगल में उड़ गई और एरना के साथ चिपक गई। ओर्प को उसके साथ रहने की आदत हो गई थी। अपनी बातचीत को याद करते हुए उसने सोचा कि एरना किससे नफरत करती थी। स्वाभाविक रूप से किसी का ख्याल तुरंत दिमाग में आया, कोई और नहीं बल्कि उसका पति कलन। ग्रैंड कैसल के बाहर के लोगों को यह नहीं पता था, लेकिन कम से कम यहाँ हर कोई जानता था कि उनका रिश्ता सालों से खराब चल रहा था। वे कभी एक ही तरंगदैर्घ्य पर नहीं थे, या इससे भी बदतर शायद कहानी में कुछ और था। ओर्प ने कड़वाहट से मुस्कुराया, क्या ऐसा हो सकता है? एरना कैसे आगे बढ़कर ऐसे आदमी से मिल सकती है? ये देखकर कि दोनों करीब नहीं थे, ओर्प के लिए ये कल्पना करना भी मुश्किल था कि यह कलन है। फिर ये कौन है? उसने उत्सुकता से सोचा। जब ओर्प अभी भी सोच रही थी कि एरना किसके बारे में बात कर रही है, तो उसने एक परिचित आवाज सुनी जो उसे पुकार रही थी। ओप, सेरिक चिल्लाया। ये कालियन का सहायक था जो उसका नाम पुकार रहा था। ओह माय, यह क्या है, सेरिक? उसने चौंक कर कहा। अपने अपने स्वामियों के बीच बेहद खराब रिश्ते के विपरीत सेरिक और ओप काफी करीब थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें ग्रैंड कैसल में एक दूसरे से मिलने से नफरत करने वाले दोनों को रोकने के लिए जितना संभव हो सके उतना ध्यान देना था। हालांकि एरना और कलन को इस तथ्य के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि उनके सहायक अक्सर मिलते थे और बातचीत करते थे। अकेले ही उन्होंने उन्हें रास्ते पार न करने देने की पूरी कोशिश की। तुम किस बारे में इतनी गहराई से दिवास्वप्न देख रहे थे कि तुम मुझे पुकारते हुए सुन नहीं सके? सेरिक ने पूछा। ओह, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था। आज डचेस बहुत अजीब व्यवहार कर रही है। लेडी एरना भी, ड्यूक आज भी अजीब है। भगवान कलियोन के साथ क्या गलत है? उसने जांच की। NOWELL-BJN.C ओम। जैसे ही ओप ने पूछा, सेरिक ने अपने कंधे उचकाए और जवाब दिया। वो आमतौर पर सुबह समय पर उठता है और अपने प्रशिक्षु शूरवीरों से मिलता है, लेकिन वो आज बहुत देर से आया और शराब की तरह महक रहा था। वो आमतौर पर शराब नहीं पीता। उससे भी अजीब बात यह है कि उसने मेरी राय पूछी कि क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रह सकता हूं जिससे मैं नफरत करता हूं। क्या भगवान कलियोन ने आपसे ये भी पूछा? सेरिक ने हैरान चेहरा बनाया जब उसने हैरान ओर्प को देखा। फिर लेडी एरना ने आपसे भी यही सवाल कैसे पूछा? उसने गंभीरता से सिर हिलाया। क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि वे कल रात मिले होंगे? दोनों ने अपना सिर उठाया और ग्रैंड कैसल के बीच में बने कपल रूम को देखा। 10 साल से महल का दिल अछूता था। फिर उनके दिमाग में यह विचार आया कि शायद इस साल आखिरकार खाली कमरे का इस्तेमाल कपल द्वारा किया जाएगा। उस रात एरना जोड़े के बेडरूम के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से सांस छोड़ी, लेकिन इससे उसकी निराशा कम नहीं हुई जो अभी भी उसके मन में थी। वो अंदर जाने में झिझक रही थी और उसने एक और गहरी सांस ली, अपने दिमाग को साफ करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने आज सुबह बहुत देर तक बात नहीं की थी क्योंकि वो बहुत नशे में थी और ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी, और वे दोनों इस बात पर सहमत थे कि वे जिस मानसिकता में थे उसमें वे उत्तराधिकारी नहीं बन सकते। एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने का तरीका सोचने के बाद उन्होंने फिर से मिलने का फैसला किया। एरना ने दीवार पर लगी घड़ी पर नजर डाली। अब रात के 10:02 बज रहे थे। उन्हें रात 10 बजे मिलना था, लेकिन उसने 2 मिनट झिझकते हुए बिताए। वो जानती थी कि कलन एक ऐसा आदमी था जो समय पर चलता था, इस हद तक कि यह काफी डरावना था। वो पहले से ही यहाँ है, उसे बस ये पता था। अगर वो देर से आती तो वो उस पर ऐसे नजर से भौंकता कि उसे एक मूर्ख के रूप में डांटता जो अपना वादा पूरा नहीं कर सकती। जब एरना ने उस चेहरे के बारे में सोचा तो वह अचानक रो पड़ी। फिर उसने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर भागी। निश्चित रूप से कल की तरह ही कलन पन्ना हरे सोफे पर बैठा था। केवल एक चीज अलग थी कि मेज पर दस्तावेजों का एक मोटा ढेर था जहां शराब रखी गई थी। आप देर से आए हैं, उन्होंने तथ्यात्मक रूप से कहा। एरना ने उसके ठंडे शब्दों का जवाब नहीं दिया, क्योंकि जैसा उसने कहा था वह वास्तव में देर से आई थी, हालांकि केवल 2 मिनट की। उसे ये बताना उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएगा कि वो अंदर आने में हिचकिचा रही थी, और यह भी नहीं कि वह इस बात से डरी हुई थी कि वह इस बात को स्वीकार करने पर कैसी प्रतिक्रिया देगा। एरना ने कमरे में चारों ओर देखा। जैसा कि अपेक्षित था, फूलदान में रखे फूल बदल दिए गए थे, और कंबल जिसे उसने सुबह कैटरपिलर की तरह लपेटा था और जो झुर्रीदार हो गया था, अब करीने से बिछा हुआ था। चिमनी से लकड़ियां हटा दी गई थी जो कल रात कोयले में बदल जाती, और नई लकड़ियां जल रही थीं। एरना ने कमरे को ऐसे देखा जैसे वो अपरिचित हो, बैठने के लिए कोई जगह ढूंढ रही हो।
उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा था, खिड़की के पास चाय की मेज पर एक सिंगल सोफा, कलन के बैठने वाले सोफे के सामने, और बिस्तर। सोच रही थी कि उसे कहाँ बैठना चाहिए। उसने अपनी मुठ्ठियां बांध ली और निश्चयपूर्वक पहला कदम उठाया। उसे अजीब लगा, वो एक कठोर लकड़ी की गुड़िया की तरह चल रही थी। उसके जूते खामोश कमरे में फर्श पर जोर से खनक रहे थे। वो कलन के सामने सोफे पर बैठ गई, वहां पहुंचकर राहत महसूस कर रही थी। बैठते ही कलन की आंखें सिकुड़ गईं। तो क्या आप प्रयास करने के लिए तैयार हैं? ये पहली बार था जब एरना अपनी मर्जी से उसके करीब आई थी, और कल कलन के लिए ये पहला मौका था। सोफे पर पीठ के बल लेटकर उसने अपनी बाहें मोड़ ली और अपना चेहरा ढीला छोड़ दिया। ये बहुत नर्म और आरामदायक सोफा था, लेकिन इस समय ऐसा लग रहा था जैसे ये लंबे, नुकीले कांटों से ढका हुआ हो, जिससे कलन की निगाहें और भी तीव्र हो गई थीं। लेकिन एरना ने असहजता की भावना से संघर्ष किया। क्या प्रयास करें? उसने अनभिज्ञता प्रकट करते हुए पूछा। आज सुबह हमने क्या चर्चा की? कलन ने कहा। उसने कागज को कॉफी टेबल पर रखा और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या हमें एक दूसरे के साथ खड़े होना चाहिए? उसने पूछा। हाँ, वही, मुझे कुछ सलाह मिली। उन शब्दों से कलन की आंखें उग्र हो गईं और उसने उसे अशिष्टता से बाधित किया। मुझे मत बताओ कि तुम इस बारे में गपशप कर रहे थे। बेतुका मत बनो। क्या मैं ऐसा कुछ करूंगा? मुझे यकीन है कि आप जानते होंगे कि मेरे पास ओप नाम की एक सहायक है। जब वो गलियारे में मेरे पास से गुजरी तो मैंने उससे बस यही पूछा। कलियोन ने सहायक शब्द सुनते ही अपना मुंह बंद कर लिया, क्योंकि उसने भी अपने सहायक सेरिक से यही सलाह मांगी थी। सुबह एरना से बात करने के बाद वो अपने कमरे में वापस आ गया था और बहुत देर तक अचंभित बैठा रहा। नहीं, उसने शराब नहीं पी थी। उसके दिमाग में बस बहुत कुछ चल रहा था। फिर जब तक वह अपने होश में आया, तब तक वह अपने कामों के लिए बाहर जाने के सामान्य समय से बहुत बाद में था। वो इस तरह समय का ध्यान कैसे खो सकता था? वो खुद पर क्रोधित था और जल्दी से अपने शूरवीरों की टीम से मिलने के लिए बाहर भागा। सेरिक ने उसे झल्लाहट से अभिवादन किया और चिंतित होकर पूछा, लॉर्ड कैलियन, सब ठीक है? हम चिंतित हो रहे थे और मैं आकर तुम्हारा हालचाल जानने वाला था। कलन ने नहीं पूछा, लेकिन आते ही उसने सेरिक को कल रात और आज सुबह के बीच हुई किसी बात पर बात करते देखा। उसका सहायक सेरिक बहुत मिलनसार व्यक्ति था। कभी कभी कलन उसकी अश्लील बातों के कारण उससे घृणा करता था, लेकिन शूरवीरों को सेरिक इसलिए पसंद था। शुक्र है कि वह केवल अपने सहकर्मियों के सामने ही ऐसी बातें करता था और कभी दूसरों के प्रति अशिष्ट व्यवहार नहीं करता था। इसलिए ग्रैंड कैसल में कोई भी उसे नापसंद नहीं करता था। उससे सलाह लेना कभी अजीब या असहज नहीं था और सभी उसके साथ काफी अच्छे से पेश आते थे। यह कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कलियोन ने कुछ घबराई हुई आवाज में कहा। यह क्या है, सर? किसी अप्रिय प्रतिद्वंद्वी से निपटने का अच्छा तरीका क्या है? एक अप्रिय प्रतिद्वंद्वी? मुझे लगता है कि उनका गला काटना एक अच्छा विकल्प है, सर। स्वाभाविक रूप से जब कलन ने अप्रिय प्रतिद्वंद्वी कहा तो सेरिक के दिमाग में एक जानवर की छवि उभरी। चूंकि कलन पहले भी जंगली जानवरों से निपट चुका था, तो क्या वे बातचीत का विषय नहीं होंगे? शिकार पर निकले जानवर महाद्वीप के कई हिस्सों में मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा थे और हेसेंगार्ड एकमात्र ऐसी जगह थी जहां वे तरंगों में दिखाई देते थे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। पिछले ग्रैंड ड्यूक की मृत्यु के बाद लोगों ने सवाल किया था कि क्या यह उनका अभिशाप था, क्योंकि जानवरों की लगातार उपस्थिति 7 गुना बढ़ गई थी। शुक्र है कि जब कलन और एरना शादी करने के बाद ग्रैंड डची में चढ़े थे तो देखे जाने की संख्या कम हो गई थी, लेकिन वे अभी भी अन्य राज्यों की तुलना में यहां अधिक बार दिखाई दिए। कलन और उसके शूरवीर अक्सर उनका शिकार करने के लिए ग्रैंड कैसल से बाहर निकलते थे और शहरवासी उत्साहपूर्वक उनका स्वागत करते थे, क्योंकि वे अतिक्रमण करने वाले जानवरों से लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते थे। सेरिक को वो समय याद आया जब वो पहली बार कलन से मिला था। कलन, जो अपने बचपन से बाहर नहीं निकल पाया था, उसने जंगल में सेरिक के पीछे रेंगते हुए एक जानवर को 2 टुकड़ों में काट दिया था। मैं तुम्हारा जीवन ऋणी हूं। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा ऋण कैसे चुका पाऊंगा, सेरिक ने हल्के से कहा, युवा लड़के के कौशल पर एक मुस्कान बिखेरते हुए। मैं हमेशा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। तुम शूरवीरों के किस विभाग का हिस्सा हो? फिर बोलने का अहंकारी तरीका आया, जहां कोई सम्मानसूचक शब्द नहीं मिल सकता था। सेरिक ने आह भरी। उसने जो पहना था और जिस घोड़े पर वह सवार था, उससे यह स्पष्ट था कि कलन एक उच्च श्रेणी का कुलीन व्यक्ति था जो हेसेंगार्ड में शायद ही कभी पाया जाता है। फिर भी सेरिक ने उत्साह से बात की, जबकि कलन को आश्चर्य हुआ कि क्या वे एक ही श्रेणी के हैं। ऐसा युवा अपने बड़ों के प्रति असभ्य है। कौशल ही सब कुछ नहीं है। सबसे पहले, आप एक शूरवीर की तुलना में एक भाड़े के सैनिक की तरह दिखते हैं। मैं समझ गया। मैं कलन हूँ, हेसेंगार्ड का ग्रैंड ड्यूक। और तुम्हारा नाम क्या है? हे प्रभु, मैं सेरिक हूँ। सेरिक ने उसे एक उपयुक्त उच्च श्रेणी के अभिजात वर्ग के रूप में सोचा, लेकिन उसने सामाजिक खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर किसी से लड़ने की उम्मीद नहीं की। अपनी मुद्रा को सीधा करने के बाद उसने सबसे विनम्र तरीके से अपना सिर झुकाया। कलन, जो उसके रवैये में इतनी जल्दी बदलाव देखकर हंस पड़ा, उससे कहा,
मुझे खुशी है कि तुम मुझे एक भाड़े का सिपाही समझते हो। चूंकि मुझे तुम्हें बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, इसलिए कल से तुम ग्रैंड कैसल में प्रवेश करोगे। कोई आपत्ति है? और इस तरह से रिक कलन का सहायक बन गया। पहले तो उसने खुद को ग्रैंड ड्यूक के हाथों पकड़े जाने के कारण बदकिस्मत समझा, क्योंकि वह विदेश से आया एक ग्रैंड ड्यूक था। यहाँ के लोगों ने उसे ऐसा व्यक्ति नहीं माना था जिसकी देखभाल सेरिक को करनी थी। लेकिन जब वो उसका सहायक बन गया, तो हर बार जब जानवर दिखाई देते तो वह कलन के साथ वहां भाग जाने और अपनी सारी ऊर्जा युद्ध में लगाने में कभी नहीं हिचकिचाता। पहले तो उसने सोचा था कि यह शहर के लोगों का दिल जीतने के लिए किया गया नाटक है। लेकिन एक दिन जब सेरिक ने उससे पूछा था, जब तुम यहाँ डेरा डाले हुए थे, तो जब लोग नहीं देख रहे होते तो तुम आराम क्यों नहीं करते? कलन ने गंभीर भाव से उत्तर दिया था, ग्रैंड ड्यूक के रूप में यह मेरा कर्तव्य है। कौन अपने कर्तव्यों को आराम की तरह मानता है? उस दिन से सेरिक कलन के प्रति वफादार हो गया। सहायक के रूप में उसका कोई भी कर्तव्य व्यर्थ नहीं गया, और उसने कलन के शब्दों को याद कर लिया जो उससे निकले थे। कलन, जो उससे बहुत छोटा था, कभी कभी सेरिक के लिए एक अच्छा सलाहकार बन जाता था, अगर वो छोटी मोटी समस्याओं से जूझ रहा होता था। लेकिन आज का सवाल थोड़ा बेतरतीब था। वो उसे एक अप्रिय प्रतिद्वंद्वी से निपटने का तरीका कैसे बता सकता था? क्या ये कलन की खूबी नहीं थी? उसने कलन की कमर पर बंधी तलवार को देखा। एक ही वार से वो उसकी सारी समस्याओं को खत्म कर सकता था, तो उसे इतनी चिंता किस बात की थी? मैं इस प्रतिद्वंद्वी को नहीं मार सकता। आप ऐसा कैसे नहीं कर सकते, सर? ये प्रतिद्वंद्वी वास्तव में कितना शक्तिशाली है? सेरिक उलझन में था, यह मानते हुए कि इस पूरे समय कालियन का प्रतिद्वंद्वी एक जानवर होगा। अगर वो उसे नहीं मार सकता था, तो फिर वो धरती पर क्या था? कलन, जिसे पता नहीं था कि सेरिक ऐसा सोच रहा था, ने उससे फिर कहा, मुझे लगता है कि वे मजबूत है। लेकिन वह वास्तव में मजबूत थी, क्योंकि एक जादूगर के रूप में एरना के पास एक शूरवीर की शक्ति होगी। वैसे भी मैं इस प्रतिद्वंद्वी को नहीं मार सकता, उसने पीड़ा से भरे स्वर में दोहराया। आप इस प्रतिद्वंद्वी को नहीं मार सकते, और आपको इस प्रतिद्वंद्वी से अक्सर मिलना पड़ता है, और यह प्रतिद्वंद्वी अप्रिय है। क्या आप एक वाइवरन को वश में करने की कोशिश कर रहे हैं? पिछली बार, सर, आप उन सभी को मारने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन आप इसके बजाय उन्हें वश में करना चाहते थे। कलन ने उन शब्दों पर सिर हिलाया। उसके पास सेरिक को यह बताने का कोई तरीका नहीं था कि वह एरना के बारे में बात कर रहा था, इसलिए उसने सोचा कि उसकी पहचान को छोड़ देना ही बेहतर होगा। यदि ऐसा है तो बेहतर होगा कि आप जितना हो सके उतना इसके साथ रहें। अगर सेरिक को पता होता कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, तो वो उसके सुझाव में हास्य देख पाता। हाँ, मैंने पहले सिर्फ एक व्यक्ति को देखा है जिसने वाइवरन को पालतू बनाया था, और उसने कहा कि वह हर दिन पूरे दिन उसके साथ रहता था। वे साथ साथ खेलते थे, साथ साथ खाते थे, और साथ साथ एक ही बिस्तर पर सोते थे। पहले तो उसने इंसानों से दूरी बनाए रखी, लेकिन इतने लंबे समय तक अपने मालिक के साथ रहने के बाद उसने आखिरकार अपनी हिफाजत कम कर दी और उसे अपनी पीठ पर सवारी करने भी दिया। महामहिम, आप भी ऐसा ही क्यों न करें? सेरिक ने सुझाव दिया। जब कलन ने सेरिक की कही बात के बारे में सोचा, तो उसका सिर अचानक धड़कने लगा। एरना ने भी उसी जगह पर होने के बारे में यही बात कही थी, और उसका दिमाग फिर से उनकी बातचीत पर चला गया। इस तरह हम एक दूसरे के अभ्यस्त हो जाएंगे और हम अपनी हिफाजत कम कर सकेंगे। एरना ने अपनी बातों को अनदेखा किया और उसके चेहरे का अध्ययन किया। जैसे ही उसने कहा कि वह नाराज है, वो कहने जा रही थी कि उसे ऐसा करने का मन नहीं है। हालांकि कलन ने सिर हिलाया, मानो सहमति में हो। एरना जो सोच रही थी उसके विपरीत कलियोन उससे सहमत था, क्योंकि उन्हें अभी तक एक दूसरे को सहन करने का उपयुक्त तरीका नहीं मिला था। इसलिए उसने सोचा कि वो बस कुछ ऐसा कह देगी जो होने की संभावना नहीं है, और थोड़ा और समय खरीद लेगी। अच्छा, मैं भी यही बात कहने वाला था। फिर हमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, कलन ने कहा, जैसे वो उसे सूचित कर रहा हो। अब से हम साथ में ज्यादा समय बिताने की कोशिश करेंगे। क्या? एरना उसके शब्दों पर उछल पड़ी, लगभग हवा में उछल पड़ी। उसने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो उसे समझ नहीं पाया हो। तुम इतने हैरान क्यों हो? क्या तुमने पहले ऐसा नहीं कहा था? खैर, हाँ, लेकिन एरना को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी आसानी से प्रस्ताव स्वीकार कर लेगा। उसने देखा कि कलन ने प्रस्ताव को स्वीकार करने और उसे लागू करने में उससे ज्यादा तेजी दिखाई जितनी उसने उम्मीद की थी। उसे कुछ प्रस्ताव देते समय ज्यादा सावधान रहने की जरूरत थी। अब तक कलन के बारे में उसे जो जानकारी मिली थी, वो उसने दूसरे लोगों के मुंह से सुनी थी। शादी के बाद ये पहली बार था जब उसने उसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया और जाना। मुझे लगा कि वो गहराई से सोचने वाला व्यक्ति है, उसने सोचा। जब एरना इस पर विचार कर रही थी, तो कलन ने कहा, मैंने पहले भी कहा है, मेरे पास समय नहीं है। मुझे एक और शूरवीर बनाना है, और मैं अकेला नहीं हूं जिसके पास समय की कमी है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? उसने पूछा। आपने पिछले साल जादूगरों के अस्तित्व का खुलासा किया था, इसलिए हबैंड और एथ बारीकी से देख रहे होंगे। उन्हें अभी भी लगता है कि आपके समूह में 20 से ज्यादा सदस्य नहीं है। मेरा मानना है कि कम से कम 20 तो होंगे ही। एरना का शरीर उसकी बात सुनकर कांप उठा। उसे कैसे पता चला? उसने उसे बताया था कि वह जादूगरों को पाल रही है,
लेकिन वास्तविक संख्या झूठ थी। दूसरों को लगता होगा कि उसके पास अधिकतम 20 जादूगर है। बेशक यह कोई छोटी संख्या नहीं थी, लेकिन अन्य देशों की तुलना में ये कम थी। इसके अलावा चूंकि उसके प्रशिक्षु व्यवस्थित रूप से जादू नहीं सीखते थे, इसलिए लोग सोचते थे कि वे कमजोर हैं। सच तो यह है कि 50 से ज्यादा जादूगर थे। इस तथ्य के फायदे और नुकसान दोनों थे कि एरना द्वारा उठाए गए जादूगर विजार्ड्स टॉवर का हिस्सा नहीं थे। सबसे पहले नुकसान ये था कि एरना, जो विजार्ड्स टॉवर जैसी शैक्षणिक संस्था नहीं थी, ने शुरू से ही सब कुछ सिखाया। इसलिए जादू की गहरी समझ की कमी थी, क्योंकि जब वह प्रशिक्षण के दौरान अपनी सीमा पर पहुंचती थी तो उसके कौशल अक्सर वहीं रुक जाते थे। दूसरी ओर उसका लाभ यह था कि चूंकि वो विजार्ड्स टॉवर में पंजीकृत नहीं थी, इसलिए ये बताने के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं था कि उसके कितने सदस्य थे और वे कौन थे। और औपचारिक जादू के फॉर्मूले का उपयोग करने के बजाय एरना ने जादू सीखा जो उसके शोध की दक्षता को अधिकतम करता था। इसलिए उसने जादू का इस्तेमाल किया जो विजार्ड्स टॉवर में इस्तेमाल किए जाने वाले जादू से कहीं अधिक शक्तिशाली था। आपने इसे अच्छी तरह से समझ लिया है, उसने थोड़ा आश्चर्यचकित स्वर में कहा। ग्रैंड कैसल में कुछ विशेष नहीं चल रहा है, लेकिन नौकरानियों की संख्या बढ़ गई है। ये देखकर मुझे ये बात समझ में आ गई। कालियन की बात सुनकर एरना ने मन ही मन सोचा कि उसे जादूगरों के अगले समूह पर अधिक ध्यान देना चाहिए। वैसे भी यह आखिरी साल है जब आप और मैं दूसरे देशों के हस्तक्षेप के बिना अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। भले ही मैं न बताऊं, लेकिन आप इसका कारण जानते हैं, है ना? जब उसने क्विज का सवाल पूछा तो उसने अपनी जीभ चटकाई। हाँ, मुझे पता है, हबैंड और एथर के बीच युद्ध शायद इस साल खत्म होने वाला है, इसलिए जब दोनों देश स्थिर हो जाएंगे तो वे एक बार फिर हेसेंगार्ड के साथ हस्तक्षेप करने की कोशिश करेंगे। कलियन और एरना अपनी शक्तियों को बढ़ाने में सक्षम थे, जबकि उनके संबंधित देश विदेशी देशों के खिलाफ युद्ध में विचलित थे। हालांकि अब वे एक युद्धविराम में प्रवेश कर चुके थे और धीरे धीरे शांति संधि के लिए तैयार हो रहे थे और युद्ध वर्ष के अंत तक समाप्त होने की संभावना थी। अगर ऐसा होता तो दोनों देश हेसेनेगाद तक पहुंचते, जिसे इस दौरान उपेक्षित किया गया था। इससे पहले कि ऐसा हो, हमें ये सब खत्म करना होगा, केलियन ने दबाव महसूस करते हुए सोचा। अचानक एरना भी घबरा गई। वह भी कलन की तरह ही सोच रही थी, और उसके होठों से पुष्टि प्राप्त करने के बाद उसे लगा कि उनके पास समय कम है। मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द से जल्द आपके साथ मिलकर एक उत्तराधिकारी बनाऊंगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपनी स्थिरता के बहाने दोनों देशों की अपनी यात्रा को स्थगित कर सकते हैं, कलन ने कहा। ठीक है, यह एक अच्छा विचार होगा। यह मेरे लिए कठिन होगा, लेकिन आप आराम से आगे बढ़ सकेंगे, और अगर वे शिकायत करते हैं तो मैं अपने जादू का उपयोग करके पुरुषों में से किसी एक को गर्भवती कर दूंगी या कुछ और करूंगी, उसने कहा, गंभीर स्थिति में थोड़ा हास्य जोड़ने की कोशिश करते हुए। एरना के मुस्कुराने के प्रयास पर भी कलन का चेहरा नहीं बदला। फिर उसने बिना सोचे समझे कुछ कहा, मुझे यकीन नहीं है कि तुम्हारे जैसी छोटी और पतली कोई महिला गर्भधारण कर सकती है। उसने जो कुछ कहा था उसकी मूर्खता को समझते हुए कलन ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। मैं क्या कह रहा हूं? ये कितनी हास्यास्पद बात है। छोटी और पतली? क्या मैंने ऐसा कहा? पहले तो सभी ने इसे नहीं देखा क्योंकि उसके शरीर के अनुपात बहुत अच्छे थे और वह अन्य महिलाओं की तुलना में लगभग आधा सिर लंबी थी। पतली होने के बजाय उसका शरीर सुडौल था। दूसरी ओर एरना ने सोचा, क्या वो ये कह रहा है कि मैं उससे कमजोर हूं? अगर कोई और ऐसा कहता तो वो बहुत नाराज हो जाती, लेकिन ये देखते हुए कि यह कलन की ओर से आया था, उसके पास उसके शब्दों को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वे 10 साल से इस तरह से चल रहे थे। खैर, मुझे उम्मीद है कि हम इस महीने के अंत तक ये सब पूरा कर लेंगे, इसलिए हम वादा करते हैं कि हम अपनी क्षमता के अनुसार इसे पूरा करेंगे, उन्होंने कहा। एरना ने कलन की ओर सिर हिलाया, जिसका रवैया इस बात की परवाह नहीं करता था कि वह क्या सोचती है। अगर ऐसा कोई जादू सच में होता तो वह तुरंत उस पर इसका इस्तेमाल करती। ठीक है, जैसा कि हम सहमत हुए थे, चलो एक साथ अधिक समय बिताने की कोशिश करते हैं। जहां तक स्थान की बात है, मुझे नहीं लगता कि यहां से अधिक उपयुक्त कोई जगह है। वो कालियन के कमरे में नहीं जाना चाहती थी और कालियन को एरना के कमरे में जाने की कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए ये दोनों के रहने के लिए एकमात्र स्थान था। वे एक ही समय पर जम्हाई लेते थे और सभी चर्चाओं से थक जाते थे। 1 घंटे बाद वे कुछ मामलों पर सहमत हो जाते थे। सबसे पहले वे रात 10 बजे से रात 12 बजे तक अपने वैवाहिक शयन कक्ष में रहते थे, सिवाय तब जब वे आधिकारिक काम से बाहर होते थे। दूसरे 5वें दिन वे संभोग करते थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वे आधिकारिक लेटरहेड पर ये दिशा निर्देश क्यों लिख रहे थे, लेकिन ऐसा करना एक संयुक्त निर्णय था, ताकि अगर उनमें से कोई समझौते से पीछे हटने की कोशिश करे तो उसे रोका जा सके। जैसे ही नियम तय हुए, वे अगले दिन से काम शुरू करने के लिए सहमत हो गए और अपने अपने कमरों में लौट आए। उन्होंने अपने चेहरे को अपने मुलायम सफेद मुलायम तकियों के आराम में छिपा लिया और सो गए। उन्हें शर्म का एहसास हुआ, उनमें से किसी को भी रात को अच्छी नींद नहीं आएगी। तारांकन एक बार जब वे एक दूसरे की संगति के आदी होने की कोशिश करने के लिए सहमत हो गए, तो दोनों ने अपने वादे पूरे किए।
रात के 10 बजे एरना अपने आरामदायक वैवाहिक बेडरूम में चली गई और कलन, जो आमतौर पर वहां सबसे पहले पहुंचता था, पन्ना हरे रंग के सोफे पर बैठा था, किसी काम में व्यस्त था। वो कमरे के दूसरी तरफ चाय की मेज पर गई, उसका एक कागज उठाया और उसे देखने लगी। हालांकि वे एक दोस्ताना बातचीत करने की स्थिति में थे, लेकिन उनमें से किसी को भी ऐसा करने का मन नहीं था। वे एक ही स्थान पर थे, लेकिन कोई शब्द नहीं बोले। ये जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला था। कमरे में सन्नाटा था, केवल लकड़ी के जलने की आवाज और मेज पर रखे दस्तावेजों के पन्ने इधर उधर हिल रहे थे। इस पहली रात को कलन को इतने लंबे समय तक अपने पास बैठा देखना एरना के लिए एक आंखों में चुभने वाली बात थी। हर बार जब वह हिलता, खड़ा होता या खींचता तो उसका शरीर आश्चर्य से कांप उठता। असहज स्थिति के प्रति उसकी यह प्रतिक्रिया थी। आमतौर पर इस समय वो अपने कमरे में अकेली काम कर रही होती, लेकिन अब जब उसे अपने बड़े दुखद पति के साथ समय बिताना था, तो उसके लिए उसकी हर हरकत पर नजर रखना स्वाभाविक था। शुक्र है वह अकेली नहीं थी जिसे ऐसा महसूस हो रहा था। जब वह कागज पर अतिरिक्त निर्देश लिख रही थी, तो उसने गलती से अपना पेन गिरा दिया और वह कलन की ओर लुढ़क गया, जिससे वो चौंक गया। वो उसकी हरकतों से बता सकती थी कि उसने दीवार खड़ी कर दी है। यह महसूस करने के बाद कि वह अकेली नहीं थी जो परेशान थी, उसका परेशान मन थोड़ा और शांत हो गया। अगले दिन संसद की प्रमुख वेनेसा एरना को ढूंढने आई। बैठक में हमने जो निर्णय लिया था उसकी एक प्रति यहाँ है। चूंकि बहुत से जरूरी काम करने हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप उन पर ध्यान से विचार करें तो अच्छा रहेगा। सामान्य से 10 गुना ज्यादा दस्तावेज देखकर आहें भरते हुए एरना उस शाम जोड़े के बेडरूम में पहुंची और उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। क्या ऐसा हो सकता है? वही दस्तावेज जो अभी अभी शेड में आए थे, कलन के सामने रखे हुए थे। वे चुपचाप उन्हें एक साथ पढ़ने लगे। जैसा कि वेनेसा ने कहा था, करने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण काम थे। पन्नों को पलटते हुए एरना ने उन हिस्सों पर नोट्स लिए जिनके बारे में उसे यकीन नहीं था या जिन्हें उसे याद रखने की जरूरत थी। फिर उसकी नजर किसी अजीब चीज पर रुकी। नतीजतन हम इल्गीज की समीक्षा का अनुरोध करना चाहेंगे। इल्गीज कहाँ है? वो अपने आप से बुदबुदाए। खुद से बड़बड़ाना उसकी पुरानी आदत थी। रात में वो अपने कमरे में बैठती थी और अकेले काम करती थी, इसलिए क्योंकि उसे कभी इस बात की परवाह नहीं थी कि कोई उसे सुन रहा है या नहीं। वो इस बात से अनजान थी कि वो कलन के सामने दस्तावेज पढ़ते समय खुद से बड़बड़ा रही थी। जैसे ही उसने इलाके का नाम बताया, उसे कालियन की आवाज सुनाई दी। ये राजधानी के उत्तर पश्चिम में एक जंगल का नाम है। अपने सवाल का जवाब न मिलने की उम्मीद में वो चौंक गई और फिर से अपना पेन नीचे गिरा दिया। तुम क्या कर रहे हो? मुझे इस तरह हैरान कर रहे हो? क्या तुमने नहीं पूछा कि इल्गीस कहाँ है? कलियोन ने उसे घूर कर देखा, जैसे वो उसके पूछने पर नाराज हो गया हो। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वे आधिकारिक लेटरहेड पर ये दिशा निर्देश क्यों लिख रहे थे, लेकिन ऐसा करना एक संयुक्त निर्णय था, ताकि अगर उनमें से कोई समझौते से पीछे हटने की कोशिश करे तो उसे रोका जा सके। जैसे ही नियम तय हुए, वे अगले दिन से काम शुरू करने के लिए सहमत हो गए और अपने अपने कमरों में लौट आए। उन्होंने अपने चेहरे को अपने मुलायम सफेद मुलायम तकियों के आराम में छिपा लिया और सो गए। उन्हें शर्म का एहसास हुआ। उनमें से किसी को भी रात को अच्छी नींद नहीं आएगी। तारांकन एक बार जब वे एक दूसरे की संगति के आदी होने की कोशिश करने के लिए सहमत हो गए, तो दोनों ने अपने वादे पूरे किए। रात के 10 बजे एरना अपने आरामदायक वैवाहिक बेडरूम में चली गई और कलन, जो आमतौर पर वहां सबसे पहले पहुंचता था, पन्ना हरे रंग के सोफे पर बैठा था, किसी काम में व्यस्त था। वो कमरे के दूसरी तरफ चाय की मेज पर गई, उसका एक कागज उठाया और उसे देखने लगी। हालांकि वे एक दोस्ताना बातचीत करने की स्थिति में थे, लेकिन उनमें से किसी को भी ऐसा करने का मन नहीं था। वे एक ही स्थान पर थे, लेकिन कोई शब्द नहीं बोले। ये जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला था। कमरे में सन्नाटा था, केवल लकड़ी के जलने की आवाज और मेज पर रखे दस्तावेजों के पन्ने इधर उधर हिल रहे थे। इस पहली रात को कलन को इतने लंबे समय तक अपने पास बैठा देखना एरना के लिए एक आंखों में चुभने वाली बात थी। हर बार जब वो हिलता, खड़ा होता या खींचता तो उसका शरीर आश्चर्य से कांप उठता। असहज स्थिति के प्रति उसकी यह प्रतिक्रिया थी। आमतौर पर इस समय वो अपने कमरे में अकेली काम कर रही होती, लेकिन अब जब उसे अपने बड़े दुखद पति के साथ समय बिताना था, तो उसके लिए उसकी हर हरकत पर नजर रखना स्वाभाविक था। शुक्र है वह अकेली नहीं थी जिसे ऐसा महसूस हो रहा था। जब वह कागज पर अतिरिक्त निर्देश लिख रही थी, तो उसने गलती से अपना पेन गिरा दिया और वह कलन की ओर लुढ़क गया, जिससे वो चौंक गया। वो उसकी हरकतों से बता सकती थी कि उसने दीवार खड़ी कर दी है। यह महसूस करने के बाद कि वह अकेली नहीं थी जो परेशान थी, उसका परेशान मन थोड़ा और शांत हो गया। अगले दिन संसद की प्रमुख वेनेसा एरना को ढूंढने आई। बैठक में हमने जो निर्णय लिया था उसकी एक प्रति यहाँ है। चूंकि बहुत से जरूरी काम करने हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप उन पर ध्यान से विचार करें तो अच्छा रहेगा। सामान्य से 10 गुना ज्यादा दस्तावेज देखकर आहें भरते हुए एरना उस शाम जोड़े के बेडरूम में पहुंची और उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। क्या ऐसा हो सकता है? वही दस्तावेज जो अभी अभी शेड में आए थे, कलन के सामने रखे हुए थे।
वे चुपचाप उन्हें एक साथ पढ़ने लगे। जैसा कि वेनेसा ने कहा था, करने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण काम थे। पन्नों को पलटते हुए एरना ने उन हिस्सों पर नोट्स लिए जिनके बारे में उसे यकीन नहीं था या जिन्हें उसे याद रखने की जरूरत थी। फिर उसकी नज़र किसी अजीब चीज पर रुकी। नतीजतन हम इल्गिस की समीक्षा का अनुरोध करना चाहेंगे। इल्गिस कहाँ है? वो अपने आप से बुदबुदाए। खुद से बड़बड़ाना उसकी पुरानी आदत थी। रात में वो अपने कमरे में बैठती थी और अकेले काम करती थी, इसलिए क्योंकि उसे कभी इस बात की परवाह नहीं थी कि कोई उसे सुन रहा है या नहीं। वो इस बात से अनजान थी कि वो कलन के सामने दस्तावेज पढ़ते समय खुद से बड़बड़ा रही थी। जैसे ही उसने इलाके का नाम बताया, उसे कालियन की आवाज सुनाई दी। ये राजधानी के उत्तर पश्चिम में एक जंगल का नाम है। अपने सवाल का जवाब न मिलने की उम्मीद में वो चौंक गई और फिर से अपना पेन नीचे गिरा दिया। तुम क्या कर रहे हो? मुझे इस तरह हैरान कर रहे हो? क्या तुमने नहीं पूछा कि इल्गिस कहाँ है? कलियोन ने उसे घूर कर देखा, जैसे वो उसके पूछने पर नाराज हो गया हो। टू, मैं खुद से बात कर रहा था, तुम्हें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये बस मेरी आदत है। क्या ऐसा है? कलन, जो जानता था कि यह सवाल उसके लिए नहीं था, ने उदासीनता से सिर हिलाया और खुद को दस्तावेजों में डुबो लिया। एरना भी ऐसा ही करने वाली थी, लेकिन कमरे के एक तरफ लटके हुए हेसिंगार्ड के एक बड़े नक्शे ने उसका ध्यान खींचा। जब कोई चीज उसकी दिलचस्पी जगाती थी तो वो आमतौर पर तब तक नहीं रुकती थी जब तक उसकी जिज्ञासा पूरी नहीं हो जाती थी, और अब वो इल्गिस के सटीक स्थान के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी। वो अपने कमरे में वापस जाने और अपना नक्शा लाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन इसके बजाय वो उठी और इस व्यक्ति के पास पहुंच गई। राजधानी के उत्तर पश्चिम में ये जंगल कहाँ है? वो सोच रही थी। एरना को हेसेनगार्ड्स के लगभग सभी इलाकों के नाम याद थे, इसलिए उसका आत्मविश्वास इस बात से डगमगा गया कि उसके लिए अनजान जगह सामने आ गई है। और यह और भी शर्मनाक था क्योंकि कलन भी यह बात जानता था। उसने राजधानी के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को स्कैन किया। नक्शे में बहुत सारे जंगल थे, उनमें से कई का नाम क्षेत्र के अनुसार था और उनके नाम नक्शे पर एक बॉक्स में कसकर लिखे गए थे। इसके अलावा नक्शा काफी समय पहले बनाया गया था और नाम अतिरंजित कसिव में लिखे गए थे, जिसे पढ़ना आसान नहीं था, और इसलिए उसने इल्गिस की तलाश में काफी समय बिताया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। एरना ने नक्शे को ध्यान से देखा, अपनी आंखें मूंद कर उस लानत भरे जंगल को ढूंढा। अचानक पीछे से एक बड़ी छाया दिखाई दी जिसने उसे घेर लिया। एक बार फिर चौंककर वो मुड़ने ही वाली थी कि एक खुरदुरा हाथ उसके कंधे पर से निकला और नक्शे के एक हिस्से की ओर इशारा किया। ये यहाँ है। एरना ने उस जगह को देखा जहां कलन की उंगली दबी थी। बहुत छोटे अक्षरों में इल्गिस का नाम लिखा था। उसे उस जगह को खोजने के लिए इल्गिस का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसकी वह तलाश कर रही थी। हालांकि ये शब्द उसके मुंह से इतनी आसानी से नहीं निकल पाए। शुक्रिया, दो शब्द जो वो कभी भी कलन से नहीं कहना चाहती थी। जबकि एरना मुंह में दांत भरे खड़ी थी, कलन अपनी सीट पर वापस आ गया और नर्म कुशन में धंस गया। अगर तुम्हारा काम हो गया है तो जल्दी से अपनी सीट पर वापस आ जाओ। तुम इस तरह इधर उधर घूमकर मुझे परेशान कर रहे हो। एरना को उसके शब्दों से असहजता महसूस हुई। शुक्र है कि उसने उसे धन्यवाद नहीं दिया। जब कलन ने उसे बताया कि इल्गिस कहाँ है, तो उन्होंने फिर से बातचीत नहीं की। जब आधी रात हुई तो वे अपनी सीटों से उठे, अपने दस्तावेज लिए और अपने अपने कमरों में लौट गए। अगले दिन एरना जल्दी चली गई और अपने वैवाहिक बेडरूम की ओर लंबे हॉल से नीचे चली गई। उसने अपने हाथों में दस्तावेज पकड़े और आत्मविश्वास से सोचा, आज सोफा मेरा है। दंपत्ति के बेडरूम में एकमात्र बड़ी टेबल पन्ना हरे रंग के सोफे के सामने थी। एरना के लिए, जो हमेशा एक बड़ी टेबल का इस्तेमाल करती थी क्योंकि उसे एक दूसरे के बगल में रखे गए दस्तावेजों को देखना पसंद था, कल छोटी टेबल बिल्कुल भी काम नहीं आए। रात 9:30 बजे उसने साझा बेडरूम का दरवाजा खोला। वो यहाँ नहीं है। कलन हमेशा उससे पहले आ जाता था और वो आधे घंटे पहले आ गया। एरना जल्दी से अंदर गई और अपने दस्तावेज बड़े सोफे के सामने टेबल पर फेंक दिए। मुझे ये पिछली बार करना चाहिए था, उसने खुद से कहा। लकड़ी की विशाल मेज पर सजे अपने दस्तावेजों को देखते हुए वो संतुष्ट महसूस कर रही थी और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मेज ही एकमात्र आरामदायक चीज नहीं थी। वो सोफे पर भी लेट गई और अपनी चप्पलें उतार दी। जब वह अपने कमरे में अकेली काम करती थी तो वो अक्सर इस तरह लेटकर दस्तावेजों को देखती थी, लेकिन उसे झूमर को ढकना पड़ता था और आंखें बंद न करने के लिए रोशनी कम करनी पड़ती थी, और इसलिए उसने बेहतर रोशनी पैदा करने के लिए एक जादुई मंत्र का इस्तेमाल किया था। उसने अब भी वही मंत्र इस्तेमाल किया, इस उम्मीद में कि यह कमरा उसके अपने जैसा हो जाएगा। वैनेसा ने कहा कि अगर मैं खराब रोशनी में कागजात देखती हूं तो मेरी आंखें खराब हो जाएंगी, एरना ने सोचा। वैनेसा, जो कभी कभी देर रात को अपने कमरे में आती थी, एरना को ऐसे डांटती थी जैसे वो उसकी माँ हो, लेटकर कागजात पढ़ने के लिए। इसलिए जब भी एरना कागजात देखती थी तो वह हमेशा ये सुनिश्चित करती थी कि उसके पास सबसे अच्छी रोशनी हो। एरना आराम से पन्ना हरे सोफे पर बैठी थी, चिमनी से गर्मी सोख रही थी। तभी दरवाजा खुला। उसने जानबूझकर अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने का नाटक किया और भारी कदमों की आवाज के बावजूद ऊपर देखने की जहमत नहीं उठाई और फिर रुक गई।
एक पल की खामोशी के बाद कलन ने धीमी आवाज में पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मैं क्षमा चाहता हूं, तुम मेरी जगह क्या कर रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है तुम्हारी जगह? ये जगह किसी के लिए आरक्षित नहीं है ना? एरना इस बारे में सही थी। यह एक ऐसी जगह थी जिसे उन दोनों को साझा करना था। वह कौन होता है ये कहने वाला कि यह जगह उसकी है? एरना ने घमंड से चाय की मेज की ओर इशारा किया जहां वो कल बैठी थी और कहा, वहां तुम्हारे लिए जगह है। कलन ने एक क्षण के लिए उसे घूर कर देखा, लेकिन वो उसके द्वारा दी गई नजर से परेशान नहीं हुई, बल्कि वो इस बात से नाराज थी कि उसने इसे अपना स्थान घोषित कर दिया था। वो छोटी मेज पर चला गया और उस पर अपने साथ लाए हुए कागजात को बेतकल्लुफी से रख दिया। यह एक टेबल और सोफा था जिस पर बैठकर एरना को भी लगा कि यह उसके लिए थोड़ा बड़ा है। उसे यकीन नहीं था कि पिछले मालिक किस तरह के लोग थे, लेकिन वे उन दोनों से छोटे आकार के रहे होंगे। शायद यही वजह थी कि उन्होंने इतनी प्यारी छोटी सी टेबल और सोफा का इस्तेमाल किया। क्या अगर वह बैठ गया तो ये टूट नहीं जाएगा? उसने सोचा। एरना को वहां बैठने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन कलन के लिए ये पूरी तरह से अलग कहानी थी। उत्सुकता से कि क्या होगा, उसने कलन की ओर प्रत्याशा से देखा, लेकिन उसकी जिज्ञासा संतुष्ट नहीं हुई क्योंकि वो अप्रत्याशित रूप से मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। क्या वो परेशान है या कुछ और? एरना उठ गई, ये सोचकर कि कलन अपने कमरे में वापस क्यों चला गया, लेकिन वो जल्द ही अपनी मेज लेकर फिर से प्रकट हुआ और वो उसे विस्मय से देखने लगी। ये काफी ठोस और बड़ा था और इसे ले जाने के लिए कम से कम 4 लोगों की जरूरत थी। हालांकि वो इसे अपने कंधे पर उठाने में सक्षम था। उसने इसे बेडरूम के एक तरफ रख दिया, फिर से चला गया और अपनी कुर्सी लेकर वापस आया, फिर ऐसे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो और अपने हमेशा की तरह भावहीन चेहरे के साथ काम करना शुरू कर दिया। एरना हैरान रह गई जब उसने देखा कि वो कहाँ बैठी थी और कलन कहाँ बैठा था। पहले पन्ना हरा सोफा और बड़ी लकड़ी की मेज जहां वह बैठी थी कमरे के केंद्र की तरह लग रही थी, लेकिन जहां कलन की मेज रखी थी वो अब कमरे के केंद्र की तरह लग रही थी। कलन कमरे के मालिक की तरह लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह मेहमान हो। एरना को लगा जैसे वह उससे हार गई है। एरना अनिच्छा से जादूगरों के ठहरने की जगह की ओर चली गई। 4 दिन हो चुके थे जब से उसने कलन के साथ समय बिताना शुरू किया था। उनके समझौते के अनुसार सप्ताह के 7 दिनों में से 5 दिन उन्हें 2 घंटे एक ही जगह पर समय बिताना था और 5वें दिन उन्हें बच्चा पैदा करने का प्रयास करना था। 7वें दिन उन्हें अपनी मानसिक स्थिरता के लिए एक दूसरे से नहीं मिलना था। जिस दिन हमने प्रयास करने का वादा किया था वो कल ही है। एरना इस बारे में सोचकर उदास हो गई, खासकर जब उसे 1 हफ्ते पहले की बात याद आई जब उसने शराब पीकर बहुत बेवकूफ़ी की थी। वह जानती थी कि वह वही गलती नहीं दोहरा सकती और इसका मतलब था कि उसे पूरी समझदारी के साथ स्थिति को संभालना होगा। सच कहूं तो मुझे अभी भी भरोसा नहीं है, उसने बेचैनी से सोचा। एरना को लग रहा था कि पिछली बार और इस बार में ज्यादा फर्क नहीं होगा और उसे डर था कि यह कितना बुरा होगा। जैसे ही उसने अपने धड़कते सिर को अपने हाथों से दबाया, एक आवाज ने उसे पुकारा। महामहिम ओर्प उसे बुला रहा था और हाथ हिला रहा था। क्या हो रहा है ओर्प? हमने जो जादूगर भेजे थे वे वापस आ गए हैं। उन्होंने कहा कि वे आपसे मिलने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। शब्दों ने एरना के चेहरे पर चमक ला दी। ओर्प ने जिन लोगों के बारे में बात की थी वे लोग थे जिन्हें 1 सप्ताह पहले राजधानी से एक स्पष्ट आदेश के साथ भेजा गया था। एरना उस इमारत की ओर तेजी से बढ़ी जहां वह जादूगरों को पढ़ाती थी। जैसे ही वो सम्मेलन कक्ष में दाखिल हुई, जाने पहचाने चेहरे उठे और उसका अभिवादन किया। महामहिम, उन्होंने एक स्वर में कहा, हम वापस आ गए हैं। एरना को आपका महामहिम कहा जाता था, लेकिन वे उसे एक करीबी शिक्षक के रूप में अधिक मानते थे। वे दौड़ते हुए आए और उत्साह से उसे गले लगा लिया। ऑप की तरह वे जादूगर थे जिन्हें उसने पाया, सिखाया और पाला पोसा और उसने पूरे दिल से मुस्कुराते हुए उन्हें गले लगाया। क्या सब ठीक है? क्या किसी को चोट लगी है? उसने पूछा। नोव, एल, बी, JNN। बिल्कुल नहीं। हम सबसे कठिन समूहों में से एक हैं, जादूगरों में से एक ने जवाब दिया। तुमने कहा था कि तुम जल्दी में मुझसे मिलना चाहते हो। क्या हो रहा है? एरना ने पूछा, उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि हम आपको देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। एरना ने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से उन जादूगरों को देखा जो उसके साथ लटके हुए थे। वे लोग थे जिन पर उसे भरोसा था और जिनकी उसे परवाह थी और उसे हर कीमत पर उनकी रक्षा करनी थी। हालांकि ये सब कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ है जो हमें आपको देना है। इन शब्दों ने एरनास के चेहरे पर और भी चमक ला दी। उनका आदेश था कि वे हेसेंगार्ड में प्राचीन खंडहरों के अवशेषों की जांच करें। जब हेसेंगार्ड की स्थापना की गई थी तो कहा जाता था कि टॉवर में विविध और शक्तिशाली जादू संरक्षित था। इसलिए काफी सारे रिकॉर्ड दिखा रहे थे कि पहला हेसेंगार्ड ड्यूक एक जादूगर था, लेकिन ये बहुत दूर के अतीत की बात थी। वर्षों से जादू धीरे धीरे गायब होने लगा था और जब तक पिछले ग्रैंड ड्यूक आए तब तक राज्य को ठीक से चलाने के लिए भी कोई जादू नहीं बचा था। अभिलेखों से पता चलता है कि अगर थोड़ा सा भी जादू बचा होता तो हेसेनेगार्ड पर दूसरे राज्यों द्वारा आक्रमण नहीं किया जाता। एरना को याद आया।
ये लगभग 1000 साल पहले की बात है और आजकल लोग ऐसे अभिलेखों को देखते हैं और विश्वास नहीं कर पाते कि ऐसा कोई जादू था। कहते हैं कि यह एक अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण है, लेकिन उसे लगा कि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, इसलिए उसने जादूगरों को इसकी जांच करने का आदेश दिया और उसे विश्वास नहीं हुआ कि उन्हें इसका एक छोटा सा निशान भी मिला है। एरना प्रत्याशा से चमक उठी क्योंकि लौटे जादूगरों ने अपना मुंह खोला और एक साथ कहा, क्या आपने इर्गिस के जंगल के बारे में सुना है? तारांकन जैसे जैसे 10 बजने वाले थे, कलन ने उन दस्तावेजों को संकलित किया जिनकी वह समीक्षा कर रहा था और उन्हें बड़े करीने से एक साथ रख दिया। जब वह उन्हें हाथ में लेकर जोड़े के बेडरूम में जाने वाला था, तो उसे याद आया कि कल वह दिन था जब उन दोनों ने प्रयास करने का वादा किया था। मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ बदला है। कलन ने सोचा कि एक बार जब दोनों एक साथ अधिक समय बिताएंगे, तो ये धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे के साथ अधिक सहज बना देगा। पहले दिन ये वास्तव में अलग था और वह एरना की हर हरकत से परेशान नहीं था। अधिक सटीक रूप से कहें तो वो इतना व्यस्त था कि उसे उसकी परवाह भी नहीं थी। वेनेसा द्वारा उसे दिए गए दस्तावेज सामान्य से दोगुने थे और उनमें सब कुछ महत्वपूर्ण था। अगली राजनीतिक बैठक में भाग लेने और सब कुछ पर चर्चा करने के लिए कलन ने उनका गहन अध्ययन किया, यहाँ तक कि शूरवीरों के साथ अभ्यास करने के लिए समय भी कम कर दिया। लेकिन ये थोड़ा अजीब लगता है, उसने सोचा। आमतौर पर सेरिक ही दावा करता था कि जब भी कलन शूरवीर को काम सौंपता था तो वह अधिक काम करने से मर जाएगा। इसलिए उसने सोचा कि सेरिक शिकायत करने वाला है और जब सेरिक ने कहा, चिंता मत करो, मैं शूरवीरों का ख्याल रखूंगा और तुम आराम करो, तो उसे सुखद आश्चर्य हुआ। अजीब बात यह है कि सेरिक बहुत दृढ़ निश्चयी दिख रहा था और उसने सब कुछ करने की पेशकश की। फिर बिना पूछे वो ऐसा खाना लाने लगा जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता था। सेरिक का रवैया संदिग्ध था, लेकिन यह उसकी शिकायतों से बेहतर था, इसलिए कलन ने उसके व्यवहार पर कोई और ध्यान नहीं दिया। क्या वो फिर से सोफे पर होगी? दरवाजा खोलने से पहले कलन को एरना का वो दृश्य याद आया जो उसने कई दिनों से देखा था। वह हमेशा सोफे पर लेटी रहती थी, कागजात देखती रहती थी। सोचने पर एक चीज है जिसकी मुझे आदत हो गई है। एरना की खुद से बात करने की आदत को याद करते हुए उसने कभी कभी उसे पढ़ते समय खुद से कुछ बुदबुदाते हुए देखा। बेशक उसने जो कुछ भी कहा उसका उसने जवाब नहीं दिया क्योंकि उसने उसे बताया कि यह उसकी आदतों में से एक है। वो ये भी जानता था कि एरना उसकी टिप्पणियों की सराहना नहीं करेगी और वो हस्तक्षेप करने के लिए उसे घूरेगी। कलियन ने दरवाजा खोला और उसे सोफे पर लेटे हुए देखने की उम्मीद की, लेकिन सोफा खाली देखकर हैरान रह गया। यह मानते हुए कि वह अभी तक नहीं आई है, उसने अपना सिर घुमाया और जब उसने उसे दीवार के पास बड़े नक्शे के सामने खड़ा देखा तो वह डर गया। कलियन को आश्चर्य हुआ कि क्या वह फिर से किसी ऐसी जगह की तलाश कर रही है जिसे वह नहीं जानती, लेकिन उसने देखा कि वह इर्गिस के जंगल को देख रही थी। वो उस जंगल की परवाह क्यों करती है, उसने सोचा। वही दस्तावेज प्राप्त करने के बाद कलन ने इर्गिस के जंगल की सामग्री भी देखी। पुनर्विचार का अनुरोध इसलिए किया गया क्योंकि वे चाहते थे कि शूरवीर अधिक नियमित रूप से आए, क्योंकि राक्षस कहीं और की तुलना में वहां अधिक बार दिखाई दे रहे थे। हालांकि हेसेनगार्ड के भीतर कई क्षेत्रों में समान समस्याएं थीं, इसलिए ये बहुत चिंता का विषय नहीं था। कुछ देर तक सवाल पूछने के बाद कलियन ने अपना सिर हिलाया। वैसे भी यह उसका अपना मामला नहीं था। जब वह बैठने वाला था तो उसने पूछा, क्या तुम कभी यहाँ आए हो? कलन ने चौंक कर ऊपर देखा। जब वह शुद्ध जिज्ञासा के स्वर में बोल रही थी, उसके मन में उसके प्रति कोई नकारात्मक भावना नहीं थी। मुझे याद है कि इर्गिस एक ऐसी जगह है जहां राक्षस अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक बार दिखाई देते हैं। इसके अलावा यह एक बेसिन वन है और यह जलवायु से बहुत प्रभावित है, और उस क्षेत्र में रहने वाले राक्षसों की प्रजातियां पहाड़ों से परे जंगलों में पाए जाने वाले राक्षसों से थोड़ी अलग है, एरना ने आत्मविश्वास से कहा। उसने फिर से नक्शे पर नजर डाली। यहाँ का रास्ता अजीब तरह से सीधा है, क्या वहाँ कुछ खास है? अतीत में यह एक पवित्र स्थान हुआ करता था। मुझे ठीक से पता नहीं है कि किस लिए, लेकिन वहाँ एक बस्ती है और उस सड़क का निर्माण उनके लिए किया गया था, कलियोन ने उत्तर दिया। वे दोनों नक्शे के सामने खड़े होकर सामान्य बातचीत कर रहे थे। पहले तो कलन हैरान रह गया। यह अलग और आश्चर्यजनक था कि एरना ने उससे सिर्फ सवाल पूछने के लिए बात की, बिना किसी दुश्मनी के। खैर, मुझे लगता है कि उसका व्यक्तित्व बहुत ही जिज्ञासु है। यह एरना की एक विशेषता थी जिसे कलन ने खोजा था। वो एक सवाल से पागलों की तरह चिपकी रहती थी जिसका जवाब वह चाहती थी। पिछली बार जब वह नक्शे के सामने फंसी थी, इर्गिस के जंगल की खोज कर रही थी, तो वह उस क्षेत्र के बारे में और अधिक जानना चाहती थी और इसलिए वह अपने कमरे में भाग गई और अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने तक आगे की जांच करने के लिए किताबें वापस ले आई। क्या सभी जादूगर ऐसे ही होते हैं, उसने सोचा। यह एक शूरवीर के रूप में उसके लिए एक खराब समझा जाने वाला व्यवहार था। उसके जैसे शूरवीरों के पास गहराई से सोचने की सुविधा नहीं थी। सोचने का कार्य सीधे उसके जीवन से जुड़ा हुआ था। यही कारण है कि कलन एक ऐसा व्यक्ति था जो जल्दी से आगे बढ़ जाता था, भले ही कोई सवाल हो, और फिर बाद में जब उसके पास समय हो तो विचार करता था। और ईमानदारी से उसने हर चीज के हर अंतिम विवरण को समझने की कोशिश भी नहीं की।
लेकिन एरना ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि अगर उसने कुछ भी छोड़ दिया तो दुनिया बिखर जाएगी। उसका व्यक्तित्व काफी थका देने वाला है। कलन ने सोचा कि यही कारण था कि वो इतनी संवेदनशील भी थी। और अब एरना से बात करने के बाद कलन को एहसास हुआ कि उसका व्यक्तित्व जरूरी नहीं कि बुरा ही हो। हालांकि उसके सवाल एक के बाद एक जारी रहे। इस बीच कलन को जिन चीजों पर संदेह था वे एक एक करके सुलझने लगी और उसे एहसास हुआ कि उसके पास मौजूद ढेरों सवाल सिर्फ एक समस्या थे। कलन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इस सामान्य बातचीत से आश्चर्यचकित था जो वे कर पा रहे थे। एरना भी कलन के इस अप्रत्याशित पक्ष को देखकर आश्चर्यचकित थी। वो जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक बातचीत करने वाला है, उसने सोचा। जब वे कॉन्फ्रेंस रूम में एक दूसरे से बहस कर रहे थे तो दोनों के बीच बातचीत कभी भी 10 वाक्यों से आगे नहीं बढ़ी, लेकिन आज ऐसा नहीं था। दिन के दौरान जादूगरों से इर्गिस के जंगल के बारे में जो जानकारी उसने सुनी थी उसने एरना की जिज्ञासा को जगा दिया था। यह एक अद्भुत जगह है, बस एक साधारण जंगल है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जादुई शक्ति के निशान है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अतीत में वहां मजबूत जादुई शक्ति थी? कलन ने पूछा। अब वह भी इस क्षेत्र में दिलचस्पी दिखा रहा था। एक बहुत बड़ी जादुई शक्ति। उन शब्दों पर एरना को अतीत में हेसेंगार्ड की रक्षा करने वाले प्राचीन जादू की याद आई। अगर इर्गिस का जंगल जादू को खोजने की कुंजी हो सकता है तो मुझे और जानकारी चाहिए। एरना जंगल में भाग नहीं सकती थी, लेकिन वह इसके बारे में और अधिक जानने के लिए बेताब थी। कलन को पता था कि जंगल कहाँ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति वह था या नहीं। एरना को तुरंत अधिक जानकारी चाहिए थी और उसने उससे एक और सवाल पूछा। कलन ने कुछ देर तक उसकी ओर देखा और जैसे जैसे उसने उसके और सवालों के जवाब दिए उसे और विस्तार से समझाना शुरू किया। उसने उस जगह के बारे में जो कुछ भी वह जानता था उसे बताया। बेशक एरना समझ गई कि कलन सिर्फ इसलिए इन सवालों का जवाब दे रहा था क्योंकि वे दस्तावेज से जुड़े थे। फिर भी उसे अजीब सा महसूस हुआ क्योंकि बहुत कम लोगों ने उसके थकाऊ सवालों का तुरंत जवाब दिया। कलन ने अपने विचारों को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि उसे सिर्फ वे सभी तथ्य बताए जो वह जानता था, और एरना के लिए यही काफी था। यह वाकई एक सुखद और ज्ञानवर्धक बातचीत थी। एरना ने मेज पर रखे दस्तावेज पर नजर डाली। उसके विपरीत, जो आमतौर पर ग्रैंड कैसल के अंदर ही रहती थी, कलियन कैसल से बहुत दूर यात्रा करता था और इसलिए वह हेसेनेगार के हर इंच को उससे कहीं बेहतर जानता था। अरे एक मिनट रुको, एरना ने कलियन को बुलाया जब वह अपनी डेस्क पर लौट रहा था। उसने जल्दी से कागज का टुकड़ा लिया जिस पर उसने लिखा था और कहा, मुझे तुमसे कुछ और सवाल पूछने दो। कलन ने मना नहीं किया, हालांकि उसके कुछ नोट्स उसे परेशान कर रहे थे। वे दोनों नक्शे के सामने खड़े होकर बहुत देर तक बातें करते रहे, अपनी अपनी स्थिति भूल गए, कभी कभी जवाब देने में झिझकते हुए। लेकिन अब कोई अजीबोगरीब स्थिति नहीं रही और वे अपने तय समय से बहुत देर तक एक साथ कमरे में रहे। NOWELL-BE-IN.C ओम। कलियन ने अपनी गर्दन घुमाते हुए आह भरी। हर बार जब वह अपनी गर्दन घुमाता तो उसे एक दरार सुनाई देती और वह तनाव दूर करने की कोशिश में कई बार अपना सिर और कंधे घुमाता, लेकिन उसका दिमाग अभी भी केंद्रित नहीं था। यह तनाव आज सुबह तड़के तक जागने का नतीजा हो सकता है। वो अपने बिस्तर पर बैठकर एरना के साथ बिताई पिछली शाम के बारे में सोच रहा था। एरना के सवालों के जवाब देने के बाद वह नक्शे के सामने खड़ी हो गई और कागज के एक टुकड़े पर नोट लिख रही थी, जैसे कि यह सभी तरह के सवाल पूछने का मौका हो। जैसे कि यहाँ क्या है? क्या कोई कारण है कि सड़क इस तरह से है? मुझे लगता है कि यह शहर 50 साल पहले बंद हो गया था। क्या कोई ऐसा है जो अभी भी अंदर बाहर आता जाता है? क्या शूरवीरों को इस क्षेत्र में जाने पर कुछ महसूस हुआ था? कलन को लगा था कि वह एक उत्तर देने वाला नक्शा बन गया है, लेकिन उसने उसके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश की। वो सिर्फ इसलिए नहीं पूछ रही थी क्योंकि वो ऊब गई थी, बल्कि इसलिए पूछ रही थी क्योंकि वेनेसा उसे समीक्षा करने के लिए दस्तावेज लेकर आई थी। इसके अलावा एरना ने जो कुछ भी कहा था उसके जवाब में अपने विचार बुदबुदाए थे, तो ये 10 साल पहले युद्ध में गायब हो गया होगा। अगर लोगों को अभी भी वहां कुछ महसूस होता है तो क्या यह अतीत में इस्तेमाल किए गए हत्या के मंत्र के अलावा किसी जादू का संकेत है? लेकिन यह इसके लायक भूमि नहीं लगती। हालांकि कलन को यह समझ में नहीं आया कि वो उसके सामने क्यों बड़बड़ा रही थी और जब वह अकेली थी तब क्यों नहीं। फिर भी उसने बिना जवाब दिए उसकी बात सुनी जब तक कि उसे पता नहीं चल गया कि वो किस बारे में उत्सुक थी। नतीजतन जब दोनों को होश आया तो भोर का आसमान चमक रहा था। कलन सुबह से ही अपने सामान्य कार्यक्रम में एक बड़े व्यवधान के कारण स्तब्ध था। ये स्वाभाविक ही था क्योंकि वो सो नहीं पा रहा था। उसने सेरिक को शूरवीरों के प्रशिक्षण का काम सौंपा था और जब वो उनसे मिलने गया तो न केवल सेरिक बल्कि शूरवीर भी चिंता व्यक्त करते हुए उसके चेहरे पर देख रहे थे। महाराज, क्या आप बीमार हैं? सेरिक ने पूछा। क्या आप डॉक्टर को नहीं बुलाना चाहेंगे? ये सब बकवास क्या है? मैं बस थका हुआ हूं क्योंकि मैं सुबह तक सो नहीं पाया। उसके जवाब के साथ शूरवीर अपने स्थानों पर लौट आए, अभी भी कलन की सामान्य अव्यवस्था को देखकर थोड़ा हैरान थे। सेरिक वहीं रुका रहा और बोला, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम सुबह होने तक सोए नहीं। मुझे बस कुछ काम था। खैर, आज की ट्रेनिंग मैं आप पर छोड़ता हूँ।
सेरिक ने उसके आदेश पर जोर से सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं इसका ख्याल रखूंगा, और अगर भविष्य में तुम थक जाओ तो कृपया मुझे बता देना। क्या नहीं, ऐसा अक्सर नहीं होता, मैं बस अचानक देर रात तक जाग गया। सेरिक ने गंभीर चेहरे से कलन को देखा। तुम्हें वही करना है जो तुम्हें करना है। मुझे लगता है कि सभी कामों को भूलकर महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करना ठीक है। कलन उलझन में था कि सेरिक उसे अपने कर्तव्यों से हटने के लिए इतना क्यों मजबूर कर रहा था। सेरिक को प्रभारी बनाने के बावजूद ऐसा नहीं था कि कलन आराम से झपकी ले। उसका शरीर दिन भर जागने और घूमने का आदी था, इसलिए वह आसानी से सो नहीं पाता था। अगर सोता भी था और दोपहर में लोग उससे मिलने आते थे, इसलिए वह आराम करने का समय नहीं निकाल पाता था। उस शाम को वो शूरवीरों के साथ डिनर से लौटा। अभी भी उसे ठीक से आराम नहीं मिला था और वह अपने कमरे में नहाने और कपड़े बदलने चला गया। दिन के दौरान कलन कई बार जम्हाई लेने से खुद को नहीं रोक पाया और अपने कमरे में वापस आने पर उसे राहत महसूस हुई, जैसे कि वो किसी भी पल सो सकता था। लेकिन आज नहीं है। कलन ने जल्दी से कैलेंडर देखा। आज सप्ताह का 5वां दिन था। यह वो दिन था जब उसने एरना के साथ उत्तराधिकारी पाने के लिए प्रयास करने का वादा किया था। अगर वो सो गया या समय पर नहीं पहुंचा तो उसे पता था कि एरना इसका सकारात्मक जवाब नहीं देगी। सबसे बढ़कर कलन जानता था कि एरना उसे दयनीय दृष्टि से देखेगी, पूछेगी कि क्या वो गैर जिम्मेदार है, और उसकी प्रतिक्रिया के बारे में सोचकर ही कलन तनाव में आ जाता था। वो धैर्यपूर्वक बैठा रहा और 10 बजे का इंतजार करने लगा। वो अपनी तंद्रा को दूर रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, और जैसे ही 10 बजे का समय नजदीक आया उसे फिर से घबराहट महसूस होने लगी। क्या ये संभव है? एक हफ्ते पहले उसने कोशिश की थी, लेकिन जब एरना शराब पीकर रोने लगी तो उसने ऐसा करना बंद कर दिया था। वो कोई विकृत व्यक्ति नहीं था जो रोती हुई महिला को देखकर उत्तेजित हो जाता था, और सबसे बढ़कर उसके लिए एक ऐसी महिला को गले लगाना अप्रिय था जो नशे में थी और पागलपन की हद तक व्यवहार कर रही थी। जब घड़ी ने आखिरकार 10 बजाए तो कलन उछल पड़ा और जल्दी से बेडरूम के दरवाजे के पास पहुंचा। मुझे लगता है कि अब मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूं। उसे यकीन नहीं था कि यह पिछली रात दोनों के बीच हुई लंबी बातचीत की वजह से था, या इसलिए कि वो अभी भी थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन एक हफ्ते पहले की तुलना में उसे अलग महसूस हुआ। पिछले हफ्ते इस दरवाजे के सामने खड़ा होना भयानक और घिनौना लग रहा था, लेकिन आज उसे कम निराशा महसूस हुई और जो करने की जरूरत थी वो करना संभव हो सकता था, जब तक कि निश्चित रूप से एरना ने उससे लड़ाई करने का फैसला नहीं किया। उसने दरवाजा खोला और स्वतः ही सोफे की ओर देखा, जहां एरना आरामदायक स्थिति ढूंढने के लिए इधर उधर लुढ़क रही थी, लेकिन पन्ना हरा सोफा खाली था। कलन ने एक गहरी सांस ली और वो अचंभित रह गया। वो उलझन में था कि उसने पहले क्यों आह भरी। क्या वह निराश महसूस कर रहा था? खैर, मैं पिछले हफ्ते बहुत घबराया हुआ था। फिर अचानक उसने अपने पीछे से एक आवाज सुनी और पीछे देखा। एरना को 4 पोस्टर बिस्तर पर लेटे हुए देखकर हैरान रह गया। एक ऐसी जगह जिसे उसने देखने के बारे में भी नहीं सोचा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि वह यहाँ पहले आएगी। बिस्तर पर लेटी होगी। एरना आमतौर पर इस तरह से व्यवहार नहीं करती। कलन को जल्द ही खुद पर दया आ गई, क्योंकि वह अपने आसपास के माहौल से इतना अनजान था कि उसने उसकी मौजूदगी पर ध्यान ही नहीं दिया। आमतौर पर ऐसा नहीं होता। जब से कलन हेसेनगार्ड आया था उसने अपनी इंद्रियों को तेज कर लिया था, आंशिक रूप से अपने बचपन के कारण और इसलिए भी क्योंकि वो उन ताकतों को भूलना नहीं चाहता था जिन्होंने सभी शाही परिवार के सदस्यों को मार डाला था, और अगर वे वापस लौटते हैं तो वो उनके लिए तैयार रहना चाहता था। कलन हमेशा सोचता था कि वह सतर्क रहने का अच्छा काम कर रहा है, फिर भी उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ उसका अभिमान था। वो चुपचाप बिस्तर के पास गया। तुम क्या कर रही हो? उसने उससे धीरे से पूछा। एरना ने कोई जवाब नहीं दिया। कलन ने फिर से उसकी तरफ देखा और देखा कि उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी और वो उसकी सांसों की आवाज सुन रहा था। क्या वो सो रही है? यह एक अप्रत्याशित स्थिति थी। उसने मान लिया था कि एरना पिछली बार की तरह ही घबराई हुई होगी, लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत वह गहरी नींद में सो रही थी, आराम से, जैसे कि वह अपने कमरे और बिस्तर पर हो। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जब उसने उसके चेहरे पर हाथ फेरा तो जागने के बजाय एरना की सामान्य सांसें और गहरी हो गईं। वो बता सकता था कि वह गहरी नींद में थी। कलन सावधानी से बिस्तर पर उसके बगल में बैठ गया, लेकिन वो अभी भी थोड़ा हिल रहा था और एरना थोड़ी देर के लिए करवटें बदलती रही, लेकिन उठी नहीं। क्या मुझे उसे जगाना चाहिए? वो झिझक रहा था, सोच रहा था कि क्या करना है। जब वो बैठा हुआ विचार कर रहा था, एरना ने करवट बदली और जैसे ही उसने करवट बदली, पतला कंबल उसके चारों ओर कसकर लिपट गया और वो उसके सुडौल शरीर की रूपरेखा देख सकता था। उसने अनजाने में लार निगल ली और हैरान रह गया। इसका क्या मतलब है? क्या मैं अभी घबरा रहा हूं? भले ही कलन खुद पर हैरान था, लेकिन वो सोती हुई एरना को देखने से खुद को रोक नहीं पाया। उसके लिए अब भी वो एक कद्दू की तरह थी, एक कद्दू जिसने उनकी शादी में एक सुंदर गुलदस्ता पकड़ा था और जिसका चेहरा उसे देखते ही सख्त हो गया था। हाल ही में जो चीजें बदली थी वो ये थी कि यह कद्दू अब हल्का हो गया था, जो सोफे पर इधर उधर लौटना पसंद करता था और सवाल पूछने और जवाब न मिलने को बर्दाश्त नहीं कर सकता था।
कलन इधर उधर घूमता रहा और उस कद्दू को याद करने की कोशिश करता रहा जिसे उसने पहली बार देखा था। पहले एरना एक चौड़ी और गोल कद्दू हुआ करती थी, लेकिन आजकल वह एक पतली और लंबी कद्दू में बदल गई है। कलन ने मन ही मन सोचा कि अब से जब भी वह एरना को देखेगा उसे एक अलग दिखने वाला कद्दू याद आएगा। जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा तो उसने खुद को एक बार फिर से उसे देखते हुए पाया। अगर वो अभी जाग रही होती तो क्या होता? वो थका हुआ महसूस कर रहा था और अपने हाथों से अपना चेहरा रगड़ रहा था। बेचैनी महसूस करते हुए वो बिस्तर से उठा और इधर उधर टहलता रहा, ये सोचते हुए कि पन्ना हरे रंग के सोफे पर बैठे या छोटे लकड़ी के डेस्क पर, लेकिन इसके बजाय उसने बिस्तर पर वापस बैठने का विकल्प चुना। वो सुबह के शुरुआती घंटों तक जागने से सुस्त महसूस कर रहा था। जब उसकी पीठ नर्म गद्दे को छूती है तो फिर से उठने का विचार गायब हो जाता है और उसका शरीर आराम करता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, कलन की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और उसने अपना सिर घुमाया और अपने बगल में सो रही एरना को देखा। यह मेरी पत्नी है। कलन के लिए परीक्षा जैसी कोई शादी नहीं थी, क्योंकि उसकी कम उम्र में ही अरेंज मैरिज हो गई थी और शादी से पहले ही उसे सबसे बुरा अनुभव हुआ था। हालांकि कलन ने कभी कभी शूरवीरों को अपनी साधारण शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात करते हुए देखा। एक पत्नी हर रोज ग्रैंड कैसल में अपने पति का इंतजार करने आती थी, दूसरी पत्नी जो कभी कभी अपने बच्चों की मदद से ढेर सारा खाना बनाती थी और सभी शूरवीरों को यह नाश्ता देती थी। एक और पत्नी जो अपने पति से चिढ़ती रहती थी और पूछती थी कि वह देर से घर आएगा या नहीं। कलन के लिए सबसे दिलचस्प बात यह थी कि कैसे जोड़े एक दूसरे को सहजता से छूते थे, हाथ पकड़ते थे और अपनी बाहें जोड़ते थे, कभी कभी चुंबन करते थे। बेशक उसने प्रशिक्षण के दौरान शूरवीरों को छुआ भी था, लेकिन तलवारबाजी का अभ्यास करने के लिए वे स्पर्श आवश्यक थे और अन्य समय में शारीरिक संपर्क केवल हाथ मिलाने के लिए आवश्यक था और इससे अधिक कुछ नहीं। क्या इसीलिए यह इतना अजीब लगता है? कलन ने अपना हाथ उठाया और उसे कई बार दबाया। एक हफ्ते पहले उसने एरना के पैर को छुआ था और उसका एहसास अभी भी उसके दिमाग में था, गर्म और मुलायम। फिर कलन के मन में एक दिलचस्प विचार आया, अगर मेरी शादी इस तरह नहीं होती तो क्या मैं हर दिन अपने हाथों में वह एहसास महसूस कर पाता? अगर मैं अपनी मर्जी से किसी से शादी करता तो क्या यह अलग होता? वो खुद पर हंसा, मैं वाकई बहुत थक गया हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इस बकवास के बारे में सोच रहा हूँ। कलन ने अपना हाथ नीचे रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लग रहा था कि एरना लंबे समय तक सोएगी, जिससे उसे ये तय करने में मदद मिली कि उसके लिए थोड़ी देर के लिए उसके बगल में सोना ठीक होगा। एक हफ्ते पहले दोनों ने एक दूसरे से परहेज किया था, लेकिन अब वे एक ही बिस्तर में एक दूसरे के बगल में सो रहे थे। ये लगभग अविश्वसनीय था। सेरिक की सलाह गलत नहीं थी। धीरे धीरे उसकी चेतना मंद होती गई और उसे कहीं फूलों की खुशबू आने लगी। कलन को याद आया कि एरना के बाल सामान्य से ज्यादा काले थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उन्हें धोती थी। सोचने पर उसे याद आया कि उसके बालों से हमेशा फूलों की खुशबू आती थी। शायद ऐसा उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले साबुन की वजह से था। ये सोचकर कि यह उसकी अपनी खुशबू से बहुत अलग खुशबू थी, कलन की चेतना अंधेरे में डूब गई। तारांकन कलन जितना थका हुआ था, एरना भी उतना ही थका हुआ महसूस कर रही थी। लेकिन शाम के समय कलन से मिली बहुत सी जानकारी ने उसकी कुछ समस्याओं का समाधान कर दिया था, इसलिए ऐसा महसूस करना उचित था। आमतौर पर वो भोर में सो जाती और दोपहर के भोजन के आसपास जादूगरों से मिलने के लिए उठती, लेकिन एरना ने बिना सोए सुबह का इंतजार किया क्योंकि वह उन्हें जल्द से जल्द बताना चाहती थी कि उसने क्या पता लगाया है। और जैसे जैसे ऑप के काम पर आने का समय नजदीक आता गया, एरना दौड़ी और उसे उत्साह से ढूंढने लगी। नवंबर LBJNN। कौन है ये, महाराज? ओर्प ने आंखें मली और चौंक कर चिल्लाया जब उसने देखा कि कमरे में मौजूद व्यक्ति एरना है। क्या हो रहा है? क्या ये कोई आपातकाल है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? यदि आप इस समय यहाँ हैं, तो क्या कोई जरूरी काम नहीं है? यह कोई जरूरी काम नहीं है, मैं तो बस जल्दी से कुछ कहना चाहता था। क्या यह आश्चर्य की बात है कि मैं यहाँ हूँ? सुबह सुबह तुम्हें जगाने में मुझे कई घंटे लग जाते हैं। मुझे आश्चर्य है कि तुम बिना किसी मदद के इस समय जाग रही हो। तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? ओप ने राहत की सांस लेते हुए अपनी छाती पकड़ ली। मैं जल्दी नहीं उठा, मैं सोया नहीं। क्या आप तो खाने से ज्यादा सोना पसंद करते हैं? क्या मैं भी ऐसा ही करता हूँ? अगर मैं इस बारे में सोचूं तो मैं अक्सर ज्यादा सोने के लिए खाना छोड़ देता हूँ। गर्म आरामदायक कंबल के नीचे लेटना मुझे खाने से ज्यादा संतुष्टि देता है। एरना को ठंड से नफरत थी, इसलिए उसे सर्दियों में बिस्तर से बाहर निकलने में काफी संघर्ष करना पड़ता था। इस हद तक कि जब दूसरों ने पहली बार प्रकाश पैदा करना सीखा तो एरना ने पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा था। हाल के दिनों में खासकर दिन रात ठंड का मौसम बना रहा। और को पता था कि एरना को कंबल के नीचे रहना ज्यादा पसंद था। हाँ, मुझे कुछ काम था। वैसे भी मैंने रात में बहुत कुछ पता लगा लिया है, इसलिए कृपया सभी के यहाँ पहुँचते ही मीटिंग शुरू करने की तैयारी करें। मुझे एक नया आदेश देना है, एरना ने ओर्ब को निर्देश दिया। बिना सोए आपने क्या देखा? मैंने इसे देखा नहीं, मैंने सुना है। वो मेरी समझ से कहीं ज्यादा चीजें जानता है।
कौन? तुम्हारा क्या मतलब है? बेशक, काली एरना ने उसका नाम लेने के बीच में ही अपना मुंह बंद कर लिया। मैं यह नहीं कह सकती कि मैं पूरी रात कलन के साथ थी। वो किसी भी तरह की गलतफहमी नहीं चाहती थी जब उसने कलन के साथ सिर्फ बातें की थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम मेरे लिए तुरंत चीजें तैयार करो क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे जल्दी ही आराम करने की जरूरत है। ओट ने उसे संदेह से देखा और जब वो चली गई तो एरना ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि उसे आराम करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। हालांकि जादूगर अपेक्षा से पहले आ गए और एरना को सीधे सम्मेलन कक्ष में जाना पड़ा। वो जल्द ही काम में व्यस्त हो गई। एक बैठक का नेतृत्व करना, नए आदेश जारी करना और परिषद को सूचित करना। और जब उसने फिर से देखा तो लगभग 9 बज चुके थे। मुझे भूख लगी है। एरना ने नाश्ता छोड़ दिया था, दोपहर के भोजन की जगह ड्रिंक ले ली थी और रात का खाना नहीं खा पाई थी, इसलिए उसे अभी भूख लग रही थी। जब वो कमरे में वापस आए तो उसने नौकरानियों से कुछ खाने के लिए कहने के बारे में सोचा, लेकिन जैसे ही उसने कैलेंडर देखा उसका दिमाग खाली हो गया। आज है 4 दिनों तक प्रतिदिन 2 घंटे एक साथ बिताने के बाद 5वें दिन दोनों ने उत्तराधिकारी बनाने के लिए मिलकर काम करने का वादा किया और वह आज था। एरना ने जल्दी से अपने बाल धोए और सुखाए, उनमें सामान्य से ज्यादा पानी छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत जल्दी में थी। वो भागती हुई अपने वैवाहिक बेडरूम में पहुंची, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो कलन कहीं नजर नहीं आया। क्या बकवास है? निराश होकर एरना ने सोचा कि कलन का देर से आना बहुत अजीब है। क्या हो रहा है? आमतौर पर वो हमेशा समय पर आता है। क्या वो इसलिए भाग गया क्योंकि वो मेरे साथ समय नहीं बिताना चाहता था? मेरा मतलब है कि अगर वो मुझे पसंद नहीं करता है तो वो हमेशा मना कर सकता है। जैसे ही उसने घड़ी की ओर देखा, उसका चेहरा सख्त हो गया और उसे लगा कि यह अजीब है। एरना जल्दी से समय देखने के लिए अपने बेडरूम में चली गई और फिर अपने वैवाहिक बेडरूम में लौट आई और दादाजी की घड़ी को देखा। दोनों घड़ियों का समय अलग अलग था। जब तक उसे फायरप्लेस के ऊपर मेंटलपीस पर एक और घड़ी नहीं मिली, तब तक उसे पता नहीं चला कि पुरानी दादाजी की घड़ी काम नहीं कर रही थी। क्या अभी भी आधा घंटा बाकी है? इसलिए कलन वहां नहीं था। ये सोचकर कि यह हास्यास्पद है कि वह पहले इतनी जल्दी में थी, उसने सोचा कि आगे क्या करना है। गर्म पानी से नहाने के बाद उसका शरीर थक गया था और वह जम्हाई लेने से खुद को नहीं रोक पा रही थी। उसने थोड़ी झपकी लेने के बारे में सोचा, लेकिन जानती थी कि वह समय पर नहीं उठ पाएगी। एरना ने 4 पोस्टर बिस्तर को लालसा से देखा, जो मूल रूप से उसके और कलन दोनों के लिए बनाया गया था, लेकिन जो अब पिछले 1 दशक से उन दोनों के बीच एक दीवार का प्रतिनिधित्व करता है। और लगभग 1 सप्ताह पहले एक जगह जहां एरना नशे में धुत होकर बेहोश हो गई थी। सच कहूं तो बिस्तर अपने आप में एरना के लिए न तो अच्छी याद है और न ही बुरी। हालांकि उसे ऐसा महसूस हुआ कि सप्ताह के दौरान यहां समय बिताने के बाद उसे इसकी आदत हो गई है। एरना एक पल के लिए तड़प उठी और फिर बिस्तर पर चली गई। शायद इसलिए क्योंकि नौकर हर दिन सफाई करते थे। पतले कंबल की खुशबू ताज़ा थी, लगभग धूप की तरह, और वह चादर के अंदर चढ़ गई। थोड़ी खुरदरी लेकिन साफ चादरें पहले थोड़ी ठंडी थी, लेकिन जल्द ही उसके शरीर के तापमान के हिसाब से गर्म हो गई। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ झपकी ले लूंगी और जब कलन आएगा तो मैं जाग जाऊंगी, तो उसने सोचा। वो नशे में नहीं थी, इसलिए उसे लगा कि जब वो उसे सुनेगी तो जागना आसान होगा। खुद पर अति आत्मविश्वास से भरी एरना सो गई। एरना जाग गई और अपने बगल में लेटे कलन को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। क्या हो रहा है? क्या ये कोई सपना है? यह आदमी मेरे बगल में क्यों है? एरना हैरान थी और उसने अपनी आंखें रगड़कर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। जैसे ही वह हिली, कलन ने अपनी आंखें खोली, और जैसे ही वो उससे पूछने वाली थी कि वो उसके बगल में क्यों है, उसने अप्रत्याशित रूप से उसकी कलाई पकड़ ली और उसका चेहरा उसके पास आ गया। अरे, तुम क्या कर रहे हो? अचानक से चौंककर एरना ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज को कोमल होठों ने दबा दिया जो उसके होठों पर बहुत जोर से दबा रहे थे। जैसे ही एरना को एहसास हुआ कि यह कलन के होंठ थे, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। वो पागल हो गया होगा, या शायद ये कलन नहीं है। इस स्थिति को समझाने का कोई तरीका नहीं था। हैरान, एरना ने उसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर, जो अभी अभी जागा था, में पर्याप्त ताकत नहीं थी। कलन ने हिलना नहीं छोड़ा और यह यहीं नहीं रुका। उसके होंठ खुले और एक गर्म और गीली जीभ उसके मुंह में घुस गई। एरना की आंखें बड़ी हो गईं क्योंकि उसे एक अजीब सी झुंझुनी महसूस हुई। वो चिल्लाने वाली थी, अरे तुम पागल हो, लेकिन उसके होठों से बस एक दबी हुई कराह निकली। इस बीच कलन ने एरना की कलाई कस ली और उसके विशाल शरीर ने जल्दी से उसे धंक लिया। इस दौरान वह अपनी गर्म जीभ उसके मुंह में अंदर बाहर करता रहा। एरना अपने काम को संभाल नहीं पा रही थी। इस अविश्वसनीय स्थिति का प्रभाव न केवल चौंकाने वाला था, बल्कि उसे जो उत्तेजना महसूस हुई, उसने उसे भ्रमित कर दिया। कलन की जीभ हिंसक थी, बिना अनुमति के उसके अंदर घुस गई और उसने बड़ी आसानी से एरना के मुंह को छू लिया। कलन की हरकतें और भी उत्तेजक थीं क्योंकि एरना ने कभी ऐसी अंतरंगता का अनुभव नहीं किया था। कलन काफी समय से उसके मुंह को टटोल रहा था और जब तक उसके पास चाटने के लिए कोई और जगह नहीं बची, तब तक उसने धीरे धीरे अपने होंठ उसके होठों से हटाए।
सांस फूलने के कारण एरना वहीं लेटने और हौंफने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। उनकी मिश्रित लार ने उसके मुंह पर एक चांदी की रेखा छोड़ दी और कलन ने अपनी जीभ से अपने होठों को चाटते हुए बड़बड़ाया, स्वादिष्ट। एरना अवाक रह गई जब उसने यह अप्रत्याशित शब्द कहा। क्या वह सोचता है कि मैं किसी तरह का भोजन हूं? मैं कितना स्वादिष्ट हूं? कलन ने एरना की कलाई छोड़ दी लेकिन फिर उसके टखने को पकड़ लिया। उसने महसूस किया कि उसका लंबा, मोटा हाथ उसके पैर को सहला रहा था और वह अकड़ गई, सांस लेने में असमर्थ हो गई। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जब कोई किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर को इतने अंतरंग तरीके से छूता है तो उसे ऐसा महसूस होता है। उसकी सारी नसें कलन के हाथों के स्पर्श के स्थान पर केंद्रित लग रही थी। फिर एरना ने कलन की नज़र से नज़र मिलाई और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। कलन की नज़र हमेशा किसी भी शूरवीर की तरह तेज थी। जब भी वो चलती, वो उसे नहीं चूकता, अपनी आंखों में उसी नज़र से उसकी हर हरकत पर नज़र रखता। एरना ने सोचा था कि कलन हवा में उड़ती धूल को भी नहीं चूकेगा, लेकिन इस समय उसकी तेज आंखें अब कुछ हद तक शांत थीं। क्या वो नशे में है? नोव, एल, बी, JNN। लेकिन ये समझ में नहीं आया। साथ में पहले दिन कलन शराब की एक बड़ी बोतल खाली करने के बाद भी बिना लड़खड़ाए ठीक था। 1 या 2 बोतल पीने से उसमें जरा भी बदलाव नहीं आता। उसे शायद थोड़ा सा भी नशे में आने के लिए खुद को शराब की एक बड़ी बोतल में डुबाना पड़ता। लेकिन एरना के पेट पर कलन से शराब की बिल्कुल भी गंध नहीं आ रही थी। उसका हाथ, जो उसके पैर पर ऊपर की ओर बढ़ रहा था, उसके घुटने पर रुक गया। फिर अचानक वो उसकी जांघ के अंदर की ओर चला गया और उसने धीमी आवाज में कहा, ये यहीं कहीं है। उसने अपने हाथ में उसकी जांघ के अंदर के कोमल मांस को पकड़ रखा था। हैरान होकर एरना कांप उठी, लेकिन कलन अभी भी बिना परवाह किए चिपका रहा। फिर उन्होंने संतुष्ट भाव से कहा, अभी भी नर्म। एरना वास्तव में उसके शब्दों के लिए असमंजस में थी। मेरे शरीर को छूते हुए वो क्या बकवास कर रहा है? और फिर भी उसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि उसने मुझे पहले भी छुआ है? वो इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कलन ने उस दिन उसकी आंतरिक जान को छुआ होगा जब वह नशे में थी, और उसने क्षण भर के लिए उसे लात मारने के बारे में सोचा, लेकिन अपने गुस्से को शांत करने में कामयाब रही। आखिरकार आज रात वह रात थी जो उसे करनी ही थी और कलन इस बात से अच्छी तरह वाकिफ होगा। उसका यह असामान्य व्यवहार उत्तराधिकारी बनाने का उसका प्रयास हो सकता है। जब एरना ने फिर से उसकी आंखों में अजीब नजर देखी तो उसने सोचा कि शायद उसने शराब नहीं बल्कि ऐसी दवा ली है जिससे उसे चक्कर आ रहा है। मुझे बस इसे सहना होगा। पिछली बार एरना ने शराब पी थी, इसलिए उसे लगा कि वो कलन से बहस नहीं कर सकती। वो बस इतना चाहती थी कि यह सब जल्द से जल्द खत्म हो जाए। लेकिन वह लगातार मुझे क्यों छू रहा है? उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अपनी टांगें बंद कर ली थी। इसलिए उसने अपनी शर्म को जोखिम में डालकर उन्हें फैला दिया ताकि कलन के लिए आराम से बैठना आसान हो जाए। एरना ने सोचा कि इससे कलन उसके पैरों से अपने हाथ हटा लेगा। अपने हाथ हटाने के बजाय कलियन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी जांघों के अंदर के कोमल मांस को सहलाना शुरू कर दिया। अरे! एरना उसे रोकने के लिए चिल्लाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही कलियन का हाथ उसके पैर पर चला गया और उसके सबसे गुप्त क्षेत्र को छूने लगा, वह सुखद आश्चर्य में चौंक गई। शायद इसलिए कि यह एक मजबूत प्रतिक्रिया थी, कलियन ने थोड़ी देर के लिए अपने हाथ वापस खींच लिए, लेकिन जल्द ही उसने फिर से हाथ बढ़ाया और अपने हाथ के पिछले हिस्से को उसके रेशमी अंडरवियर पर दबाया। उसके शरीर के सबसे गुप्त हिस्से को छूने से उत्तेजना ने उसे अकड़ दिया। कलन ने अब उसके जननांगों को अपनी हथेली में जकड़ लिया, मानो उसकी प्रतिक्रिया का आनंद ले रहा हो। फिर उसकी उंगलियां उसके अंडरवियर में घुस गईं और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे लगा कि वो उसका अंडरवियर उतारने जा रहा है, लेकिन उसका हाथ उसके अंडरवियर में अंदर बाहर होने लगा और फिर उसने उसकी नाइटी के निचले हिस्से को पकड़कर उसे उसकी छाती तक खींच लिया। एक पल में कलन की आंखों के सामने एरना के पैर और पेट खुल गए और उसने अपना हाथ उसके सपाट पेट पर रख दिया, उसके गोरे पेट को धीरे धीरे सहलाया जैसे उसने उसके पैरों को सहलाया था। ओह! एरना ने अपने होठों को काटा और कराहते हुए अपने शरीर में एक अजीब सी सनसनी फैला दी, जैसे उसके पेट जितना बड़ा हाथ उसे सहला रहा हो। हर बार जब उसका हाथ चलता, एरना का शरीर हिल जाता। कलन के हाथ उसके विचार से कहीं ज्यादा खुरदुरे थे, शायद इसलिए क्योंकि उसने लंबे समय तक तलवारें संभाली थी। वो उसके कठोर खुरदुरेपन को महसूस कर सकती थी क्योंकि वे उसकी कोमल त्वचा को खरोंच रहे थे और इससे उसके बाल खड़े हो गए थे। हर बार जब वह अपनी हथेली हिलाता तो एरना के पूरे शरीर में चुभन फैल जाती और उसके पैर की उंगलियां मुड़ जाती। कलन ने उसके पेट को लंबे समय तक सहलाया जैसे कि वो कोई दिलचस्प वस्तु हो। यह कोई असामान्य कार्य नहीं था। कभी कभी जब बच्चों को पेट में दर्द होता है तो माता पिता उन्हें बेहतर महसूस कराने के लिए अपने गर्म हाथ से उनके पेट को छूते हैं। ये किसी व्यक्ति के शरीर के सामान्य अंगों में से एक था। एरना ने बस उसके स्पर्श को स्वीकार किया और उसने देखा कि उसकी सांसें तेज हो गई थी, जैसे कि वो पूरी रात भागती रही हो। जैसे ही कलन ने अपना हाथ वापस खींचा, एरना अपने पैरों पर कूद पड़ी। जैसे ही वो उसे डांटने वाली थी, उसकी नजर उसके पैरों के बीच पड़ी। अरे तुम, उसने हकलाते हुए कहा, अपनी उंगली उसके निचले शरीर की ओर इशारा करते हुए।
कलन के पजामे एरनास के समान कपड़े से बने थे, जो एक सफेद पतला कपड़ा था जो हेसेनगार्ड के उत्तरी पहाड़ों में बनाया गया था। इसलिए जब वह खींचता था तो एरना उसकी छाती की मांसपेशियों को देख सकती थी। और अब ऐसे कपड़े के नीचे उसके ठोस पैरों के बीच किसी विशाल चीज की रूपरेखा थी। एरना को अचानक हिचकी आई और वो कुछ शर्मिंदा महसूस करने लगी और उसने सोचा कि क्या हिचकी इसलिए शुरू हुई क्योंकि वो बहुत हैरान थी। शांत होने के लिए अपनी छाती को थपथपाते हुए उसकी नजर कलन के निचले शरीर पर रही। ये बहुत बड़ा था, यह एरना की उंगलियों से भी लंबा था और इसके अलावा पतले कपड़े से इसकी मोटाई भी दिख रही थी। एरना ने याद करने की कोशिश की कि इससे सबसे ज्यादा क्या मिलता जुलता होगा। एक बैंगन। उसने ग्रैंड पैलेस के पास बगीचे में उगते हुए देखे गए मोटे बैंगन के बारे में सोचा और फिर उसे संभोग की प्रक्रिया याद आई। जब एक पुरुष का जननांग ऊपर उठकर मोटा हो जाता है तो यह महिला के जननांग में प्रवेश करता है। मेरे शरीर में क्या आ रहा है? उसका चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, यह असंभव है, एरना इसे देखकर ही बता सकती थी। वो कुछ कदम पीछे हटी और बगल से अगले कमरे की ओर जाने वाले दरवाजे की ओर देखने लगी। आज के दायित्वों और वादों के बारे में उसके दिमाग में कुछ भी नहीं बचा था। उसके दिमाग में बस एक ही विचार था कि भाग जाना चाहिए। कलन को उसके एजेंडे का अंदाजा लग गया था और वो उसके आगे बढ़ गया और भागने से पहले ही उसे पकड़ लिया। उसने खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, अपनी नजर अपनी छाती पर टिकाई और देखा कि कलन के हाथ उसके कंधों, कलाइयों या पैरों को नहीं बल्कि उसके स्तनों को पकड़े हुए थे। एरना ने खालीपन से उस बड़े हाथ को देखा जिसने उसकी छाती को थामा हुआ था। उसकी हरकतें बेतुकी से परे थी और वह अपना मुंह खोले खड़ी रही, लेकिन उसके कोमल हाथों से कोई शब्द नहीं निकला। कलन की आवाज, जो अभी भी नर्म और कोमल थी, बोली, जैसा कि अपेक्षित था, ये सबसे नर्म जगह है। फिर उसका हाथ उसकी छाती पर घूमता रहा, जो उसकी नंगी से ढकी हुई थी, और उसके हाथों की हरकत के अनुसार उसका आकार बदल रहा था। सब देखकर भयभीत होकर एरना ने पूरी ताकत से कलियोन के चेहरे पर थप्पड़ मारा और चिल्लाए, अरे बदमाश, तारानकन, तुम कमीने। ये एरना के आखिरी शब्द थे। गुस्से से भरकर वो कमरे से बाहर निकल गई जैसे कि वह किसी राक्षस की पकड़ से बचने की कोशिश कर रही हो। उसने पूरी ताकत से अपने पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। दीवार इतनी हिल रही थी कि कोई सोच सकता था कि ग्रैंड कैसल ढह जाएगा और महल में मौजूद हर कोई तेज धमाके से जाग गया होगा। कलन ने अपने झुंझुने वाले गाल को छुआ और बंद दरवाजे की ओर देखा। हालांकि एरना का हाथ छोटा था, लेकिन उसे जो थप्पड़ मारा गया वो कठोर था और उसका चेहरा जल गया। वो अपने खून का स्वाद ले सकता था जो उसके मुंह से फैल रहा था। यह निश्चित रूप से एक सपना नहीं था। वो बिस्तर पर वापस बैठ गया और जो कुछ हुआ था उस पर विचार किया। उसकी आखिरी याद एरना को शांति से सोते हुए देखना और फिर उसके बगल में सो जाना था। दुर्भाग्य से उसकी याद यहीं खत्म नहीं हुई। कलन एक अपरिचित जगह पर खड़ा था और अपने आसपास के माहौल को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब कुछ धुंधला था, जैसे कि उसके चारों ओर कोहरा छाया हुआ हो। कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कहीं से आ रही फूलों की खुशबू ने उसे आश्वस्त कर दिया। वो बहुत देर तक स्थिर खड़ा रहा, यह नहीं समझ पा रहा था कि चलना है या रुकना है। फिर अचानक फूलों की खुशबू ने उसकी नाक की नोक को गुदगुदाया, जो तेज होती गई और वह मंत्रमुग्ध गंध की ओर चल पड़ा। कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद वह रुक गया और सोचने लगा कि एक अनजान और रहस्यमय जगह की दिशा में आगे बढ़ने का क्या मतलब है। फिर धुंध के बीच उसने लंबे सुनहरे बालों वाली एक महिला की पीठ देखी और वो उसे अजीब तरह से परिचित लगी। ये कौन है? वो महिला का चेहरा देखना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से उसके पास गया। हालांकि जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश की, वो हंसते हुए उससे दूर चली गई। उसके दूर जाने से पहले कलन देख पाया कि महिला ने क्या पहना हुआ था। यह एक यादगार पतली नाइट ड्रेस थी, जो उसके पजामे के कपड़े से बनी थी। हालांकि वो अभी भी इस बात को लेकर अनिश्चित नहीं था कि इसे किसने पहना था। कलन के दिमाग में उस महिला के पैरों की छवि रह गई थी, जो उसकी लहराती नाइट ड्रेस के बीच से दिखाई दे रही थी, और बटनों के बीच से उसे उसकी लंबी पतली टांगों पर लाल रंग के हाथों के निशान दिखाई दिए। ये सब बहुत अजीब था और उसे लगा कि शायद उसने ही उस महिला के शरीर पर हाथ के निशान बनाए हैं। उसने अपने हाथ की ओर देखा और अपनी हथेली में एक सनसनी महसूस की, जैसे उसने किसी बहुत नर्म चीज को छू लिया हो। वो घने कोहरे में उस महिला की तलाश में चलता रहा और उसे उसकी हल्की खुशबू की महक आती रही, जो फूलों की तरह महक रही थी। वो विचारों में खोया हुआ था, उस खुशबू को कोई खास नाम देने की कोशिश कर रहा था। तभी वो चौंक गया जब वो महिला फिर से उसके सामने आए। उसे देखते ही कलन को एक हताश तड़प महसूस हुई। मैं इस बार उसे खोना नहीं चाहता। वो उस महिला को पकड़ना चाहता था, उसकी नाइट ड्रेस को ऊपर करना चाहता था और उस सफेद पैर को महसूस करना चाहता था जो एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने से गुजरा था। उसने अपने पूरे जीवन में कभी किसी महिला के शरीर की इच्छा महसूस नहीं की थी, लेकिन अब वो बस इतना करना चाहता था कि वो महिला के शरीर को उसी तरह से पकड़े जैसे कोई शिकारी कई दिनों से भूखा हो। अगर वो उसे पकड़ लेता तो वो उसे नीचे गिरा देता और जो चाहे करता। चाहे वो सपना देख रहा था या नहीं, लेकिन वो सभी नैतिकताएं जिनका वह हमेशा अपने जीवन में पालन करता था,
एक पल में गायब हो गई और उसके अंदर केवल वासना रह गई। कलन अपने इस व्यवहार से हैरान था, लेकिन वो महिला के कदमों का अनुसरण करता रहा। साथ ही उसे लगा कि वह पागल हो गया है। वो उस महिला की कलाई पकड़ सकता था जो उसके सामने प्रकट हुई और गायब हो गई, चिढ़ाते हुए, और वह अप्रत्याशित रूप से एक अजनबी द्वारा पकड़े जाने से भी हैरान नहीं हुई, बल्कि वो मुस्कुराती हुई मुड़ी। हालांकि कलन कोहरे में महिला का चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। फिर उसने उसे कलाई से पकड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। ये कितना असभ्य काम था, लेकिन उसे अधिक संतुष्टि महसूस हुई कि उसने आखिरकार उसे पकड़ लिया, बजाय इसके कि वह दोषी महसूस करे। उसने उस चेहरेहीन महिला के होठों को खोजा और उन्हें पाकर भूख से उसके होठों पर अपना मुंह रगड़ा। अविश्वसनीय रूप से ज्वलंत इंद्रियां एक साथ उसके पास आ गईं। उसके होंठ गर्म और मुलायम थे, और उसकी जीभ, जो उसके चारों ओर लिपटी हुई थी, उसे एक अवर्णनीय और शक्तिशाली उत्तेजना दे रही थी। ऐसा महसूस करते हुए कि जैसे उसने अपने मुंह में एक मीठा फूल चबा लिया हो, उसने उसकी जीभ को और भी ज्यादा छेड़ा। असल में यह मीठा नहीं था, लेकिन किसी तरह इसका स्वाद मीठा था। लंबे समय तक उसे जितना चाहे उतना चखने के बाद उसने अनिच्छा से अपना चेहरा दूर किया और बुदबुदाया, स्वादिष्ट। कलन को लगा कि जिस महिला को उसने पकड़ा हुआ था वह कांप रही थी और वह लगभग हंस पड़ा। तुम्हें इस बात से आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए और भी बहुत कुछ करना है। उसने महिला के पैरों को पकड़ा और जल्दी से उसकी नाइट ड्रेस ऊपर खींची, जिससे उसकी लंबी पतली टांगें दिखाई देने लगीं। उसके टखने से शुरू करते हुए उसने अपने हाथ से उसके पैर को सहलाया। ये कुछ ऐसा था जिसकी कलन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह अपने जीवन में ऐसा करेगा। एक अनजान महिला को पकड़ना, उसे नीचे गिराना और अब उसके शरीर को छूना। उसके मानकों के अनुसार ये कृत्य मृत्यु दंडनीय था। अगर कोई उसके सामने ऐसा करता तो कलन उस व्यक्ति का सिर काट देता। वह ऐसी चीजें कर रहा था जिनसे उसे नफरत थी और वह अपने कार्यों से विचित्र रूप से संतुष्ट महसूस कर रहा था। उसने उसके पैर पकड़ लिए और उन्हें फैला दिया, फुसफुसाते हुए, ये यहीं कहीं था। कलन उसकी रेशमी जांघ के अंदर एक लाल हाथ का निशान देख सकता था। उसने अपना हाथ लाल निशान पर रखा और उसके हाथ का आकार बिल्कुल फिट था, जैसे कि यह दिखाने के लिए कि यह वास्तव में वो था जिसने इसे छोड़ा था। कलन ने कोमल मांस को निचोड़ा, फिर से फुसफुसाते हुए, अभी भी नर्म। वो संतुष्टि में मुस्कुराया, जैसा कि उसे याद था वैसा ही महसूस कर रहा था, और अपने बड़े हाथ में उसके मांस की कोमलता का आनंद लेना जारी रखा। फिर, जैसे कि उसे और अधिक करने के लिए कहने के लिए, महिला की कसकर बंद टांगें चौड़ी हो गईं। कलन ने अवसर नहीं गंवाया, क्योंकि हिलना आसान हो गया, और उसने अपना हाथ उसकी नर्म और कोमल टांग पर और भी ऊपर ले जाकर उसकी भीतरी जांघ के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचाया। एक मुलायम कपड़े ने उसके हाथ के पिछले हिस्से को छुआ और जिस महिला को उसने पकड़ा हुआ था उसका शरीर आगे की ओर झुक गया। उसकी हरकत में कलन ने देखा कि उसने क्या छुआ था। यह उसके पैरों के बीच के गुप्त भाग को ढकने वाला एक बहुत ही पतला सफेद कपड़ा था। कलन एक पल के लिए झिझका और फिर से उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। एक तीव्र इच्छा जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी, उसके अंदर जल रही थी। भले ही किसी ने उसे सिखाया नहीं था, कलन जानता था कि वह क्या चाहता है, और जो वह चाहता था वह था उसके पैरों के बीच के गुप्त भाग में खुद को धकेलना। मैंने सुना है कि यह दर्दनाक है, और वो एक पल के लिए हिचकिचाया। जितना वह आनंद का आनंद लेना चाहता था, उतना ही वह ये भी चाहता था कि यह रहस्यमयी महिला भी आनंद का आनंद ले। सेरिक द्वारा कही गई किसी बात को याद करने के बाद, कलन के युद्ध के लिए जाने से पहले, सेरिक रात के साफ आसमान के नीचे कैंप फायर के चारों ओर बैठे युवा और मासूम शूरवीरों को महिलाओं के साथ